तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्योंकि 1 भी पूछा है आपने। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर टैंक्स इज प्रेजेंट इन 1.25 मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एलम्स, है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, एलम्स बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन को गिवन है, सपोज करते हैं एलम्स ना। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे H2SO4 गिवन है और 1 मोल में, अगर ये 1 मोल गिवन है तो अपन कहेंगे इसमें 2 मोल्स हाइड्रोजन एटम है, H एटम है। और अगर मैं सल्फेट के लिए बोलूं तो मैं कहूंगा 1 मोल सल्फेट है, SO4, है ना। अपन क्या कहेंगे, 1 मोल सल्फेट है इसमें। अब अपन को जो कंपाउंड गिवन है ना, ऐसे ये कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है कि 2SO4 गिवन है अपन को, Al2SO4 गिवन है अपन को, और होल थ्राइस, है ना, डॉट 24H2O। तो ये पूरा अपन को 1 मोल गिवन है, ठीक है। तो इसमें 1 मोल सल्फेट इधर है और 3 मोल सल्फेट इधर है। तो अगर 1 मोल कंटेन, 1 मोल में कितने मोल सल्फेट है, 1 mole contain how many, 1 or 3 sulfate इधर, has 4 mole sulfate, है ना, मोल सल्फेट। तो ये तो यूनिटरी मेथड हो गया। तो 1.25 मोल्स कितने मोल सल्फेट होगा, हाउ मेनी मोल्स, तो 4/1 मल्टीप्लाई बाय 1.25 हो गया। ये लो भाई आपका आंसर आ गया, कितने मोल सल्फेट होगा, 5 मोल्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को गिवन है दैट इज अ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड substance, organic substance used as a solvent in a many majority of reactions contains carbon, hydrogen, oxygen and sulfur, ठीक है। what percentage of weight percentage of hydrogen is given to me, ठीक है भाई। weight ratio of carbon, oxygen and sulfur is given to me, the least possible molecular mass। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन को क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर गिवन दैट द परसेंटेज, वेट परसेंटेज कितने है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, देखो भाई हमें गिवन है कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर का वेट परसेंट गिवन है ना, परसेंटेज बाय वेट गिवन है। वो क्या गिवन है, तो अपन कहेंगे 3, 2 और 4। तो अपन क्या करेंगे, इनके एटॉमिक मास तो गिवन है ना अपन को, एटॉमिक वेट कितना होता है इनका, इनके वेट परसेंट गिवन थे। तो एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका 12, इसका ऑक्सीजन का 16 और सल्फर का 32। तो अपन इससे क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल रेशियो कैलकुलेट कर लो, मोल रेशियो कैलकुलेट कर लो। तो इसका वेट कितना गिवन है अपन को, दैट इज 3/12। ये कितना गिवन है अपन को, 16/2, 2 गिवन है ना। और ये कितना गिवन है अपन को, तो 32/4। तो अपन क्या करेंगे, अपन इससे ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ठीक है भाई मोलर रेशियो क्या है। तो अब आपने मोलर रेशियो बताया, तो ये आया मेरे पास 1/4, ये आया मेरे पास दैट इज 2/16 होगा, 16/2 लिखा, 1/8, 1/8 का मतलब हो गया, है ना। और ये भी अपने पास 4/32 है ना, मोल्स की बात कर रहे हैं। तो ये 1 और ये भी 1/8। अब देखो अपन ने सिंपल मोलर रेशियो कैलकुलेट किया ना, कैसे, ये 0.25 है, ये 0.125 है, ये भी 0.125 है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये रेशियो आ गया अपने पास। तो सिंपल रेशियो क्या होगा, तो सिंपल रेशियो अपन कहेंगे ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ऐसे कर लिया। क्वेश्चन हो गया अपना, कैसे, अपन कहेंगे आप कार्बन को 2 ले लो, ऑक्सीजन को 1 ले लो और सल्फर को भी 1 ले लो। भाई आपने इनका मोलर रेशियो आ गया ना आपके पास, कार्बन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा, सल्फर भी 1 होगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो अपन कहेंगे भाई इन सबका जो मॉलिक्यूलर मास है ना, इन सबका मॉलिक्यूलर मास है जो अपने पास, वो अपन को क्या गिवन है, वेट रेशियो की बात कर रहा था वो, कि भाई अपने पास इन सब का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि लीस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, हाँ तो ठीक है ना। अपन क्या करते हैं कि ये जो मास है अपने पास इनका,
भाई लीस्ट पॉसिबल के लिए अपन एक एक तो रखेंगे कम से कम, लेकिन इसमें रेशियो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने वेट रेशियो तो इस रेशियो में दिया। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास हाइड्रोजन गिवन है, अपने पास हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, वेट परसेंट 7.7% बाई वेट, है ना, इतना वेट गिवन है। अब अपन क्या करेंगे, अच्छा तो भाई इसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल वेट कितना है। तो कार्बन 2 हो गया 24, एक ऑक्सीजन 16 हो गया, और सल्फर 32। तो मुझे इसमें कैलकुलेट करना चाहिए 24 प्लस 16 प्लस 32। ये मास अपन कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आया अपने पास, ये 2 आया, और ये ना, और ये कितना आया अपने पास, दैट इज 3 प्लस 3 72 आ गया अपने पास। अब ये जो वेट है, अगर हाइड्रोजन 7.7% है, तो बाकी ये कितने होंगे परसेंटेज, तो अपन कहेंगे 100 माइनस 7.7, बाकी परसेंटेज इनका हो जाएगा। तो इनका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 7.7 माइनस करेंगे तो अपन लिखेंगे 92.2 हो गया, 92.3 हो गया भाई। 92.3 में ये ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, बनेगा ना। तो अपन कहेंगे अच्छा ये मास जो है ना, ये 93.3% है। तो अपन क्या करते हैं इसमें ना, इस मास, क्योंकि ये मास तो 93.3% है, तो 100% कितना मास होगा, वो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सो अपन इस क्वेश्चन में कहेंगे भाई थोड़ा सा यूनिटरी मेथड कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम तो जल्दी से क्वेश्चन को देखते ही हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। या आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं इसको अटेम्प्ट कैसे करें, अरे आप अटेम्प्ट तो करो, आपको वेट रेशियो गिवन है, और हमको सर ने बताया कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विदाउट मोलर रेशियो नहीं होता। तो चलो वेट रेशियो गिवन है, मोलर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे that is 92.3% weight, 3% weight is equal to कितना है 72 ग्राम। तो बताओ 100% वेट कितना होगा, तो 100% वेट कितना होगा, तो अपन कहेंगे 72 डिवाइडेड बाय 92.3 मल्टीप्लाई बाय 100, यू गॉट द आंसर। लो भाई आपका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आ गया, दैट इज हाउ वी गेट द आंसर। तो क्वेश्चन में आपने क्या कैलकुलेट करना था, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए मिनिमम मोलर रेशियो, दैट इज एम्पिरिकल मास। तो मुझे कैसे पता चला, मैंने कहा आपको आपको ना क्वेश्चन में कार्बन ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो गिवन है, अगर इनका वेट रेशियो गिवन है तो मैं इनका एटॉमिक मास मुझे पता है सभी के, मैं इनके मोलर रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ। मोलर रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ तो उसको सिंपल रेशियो, अपन को पता है क्या करते हैं, जो इनमें से सबसे छोटा वैल्यू होता है उनमें सबको डिवाइड कर देते हैं, समझ में आया, ठीक है ना। और सिंपल मोलर रेशियो से मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन और सल्फर मिल गया। अब इनका मास कैलकुलेट कर लिया, तो वो मास कितना होना चाहिए, आपने कहा था 7.7% हाइड्रोजन होता है, बाकी बचा हुआ ये तीनों एटम होते हैं, तो मैंने माइनस करके चेक कर लिया। तो आप इनके मॉलिक्यूलर वेट को क्या बोल रहे हो, इस पार्ट के मॉलिक्यूलर वेट को आप 72 ग्राम को इतना परसेंट बोलोगे, तो 100% कितना ग्राम होगा, आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक मैंने पहले बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी आपको पहले बताया हुआ है ना, ठीक है, बट फिर से चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में विल राइट दैट 3 में अपन को गिवन है, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन पॉलीमर, ठीक है तुमको पता है टेफ्लॉन। अच्छा कभी कभी ऐसे टेफ्लॉन पॉलीमर लिखा होता है तो ध्यान दिया करो, अच्छा ये होता है टेफ्लॉन पॉलीमर, क्योंकि बाद में अपन को पॉलीमर्स भी पढ़ने हैं और उसमें टेफ्लॉन फिर आएगा, तो अपन इसलिए वो क्वेश्चन बना देते हैं। तो अपन क्या करेंगे ना, HCF4F6 इसको रिएक्ट करेंगे, अब HCF6 को, दैट इज CH2 ये, अब जो भी ग्रुप होगा हमें फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहेंगे आपने इससे रिएक्ट करवाया और आपने CF2 और CF2 ये बनाया, ठीक है, ये बनाया, वो भी एन टाइम्स बनाना ही चाहिए, आपको कार्बन है ना,
n टाइम्स तो बनाना पड़ेगा। और फिर लिखा अपन ने HF और फिर लिखा अपन ने HCF, ये अपने पास कंपाउंड है। Determine the mole ratio of HCF6 required for the preparation of 100 ग्राम of Teflon। ये अपन को 100 ग्राम बनाना है। बता, विदाउट बैलेंसिंग रिएक्शन आप इसको नहीं कर पाओगे। और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ही आपने पूछा है, और आपको कोई कैलकुलेशन नहीं पूछना था। तो इसमें है क्या, इसके मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा, जितने मोल्स इसके होंगे मोलर रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट कर लूंगा। रिएक्शन में कैसे कोरिलेट करते हैं मोलर रेशियो आपको पता तो आपने सिर्फ इसलिए पूछा है ताकि आप बैलेंस कर लो इसे। चलो अपन बैलेंस कर लेते हैं। मुझे क्या करना है, फ्लोरीन, ये मुझे चाहिए 4, ये इसमें 4 फ्लोरीन है और वो भी n टाइम्स, तो मुझे 4n करना होगा। तो मुझे इसको फ्लोरीन को, क्योंकि कार्बन तो n टाइम्स है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं, इसको ना 4n कर देता हूं। अगर ये 4n करूंगा तो मैं यहां पर भी 4n करूंगा, क्योंकि XC फिर 4n हो जाएगा ना, तो मैं 4n XCF4 कर दूंगा। अगर वो 4n करूंगा तो n टाइम H भी है, तो मैं 4n HF भी कर लेता हूं। जरा देखो क्या मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। 4H थे इसमें, तो इसमें H इज इक्वल टू 4n, कार्बन इज इक्वल टू 4n, कार्बन इज इक्वल टू 2n। हाँ, तो कार्बन तो इधर 2n हो गया और फ्लोरीन हो गया अपने पास 4n। ठीक है, तो इधर 4 4 16 हो गया फ्लोरीन, और इधर फ्लोरीन 4 इधर हो गया, तो 16 प्लस 4 20 20 24 फ्लोरीन आ रहा है। इधर 4 इंटू 6 24 आ रहा है, मतलब रिएक्शन अपना बैलेंस है। तो बैलेंसिंग करने के लिए तो मुझे पता था क्या करना है अपन को। इधर कार्बन कितना है ना, मैंने कार्बन देखा, इधर कार्बन 4 है, 2n है, 2 कार्बन थे ना, और 4 हाइड्रोजन थे इसमें। तो मैंने कहा मुझे, अगर आप ये वाला n मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज अ टेफ्लॉन, तो अपन कहेंगे भाई n टाइम्स इधर है, n टाइम्स इधर है, और फ्लोरीन भी n टाइम्स है, तो मुझे n तो लाना ही होगा फ्लोरीन को बैलेंस करने के लिए। तो मैंने कहा चलो 4n ही बैलेंस कर देता हूं। अगर इसको 4n करोगे तो इसको, क्योंकि जेनॉन तो सिर्फ इसमें है ना, तो इसको भी 4n करना पड़ेगा अपन को। उसको 4n करोगे तो इधर n टाइम्स हाइड्रोजन भी है ना, तो अपन को n टाइम्स हाइड्रोजन भी बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस हो गया। ये बैलेंस होने के बाद अपने पास फिर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं, इसको अपन को इसका वेट बताना है। अपन कहेंगे भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्या बताना है अपन को बताना था बैलेंस करने के बाद, हाउ मेनी डिटरमाइन द मोल्स। अच्छा, सिर्फ इसके मोल्स बताने हैं अपन को, मास नहीं बताना है, इसलिए मैंने देखा। तो अपन पहले इसके मोल्स कैलकुलेट कर ले। मोल्स ऑफ टेफ्लॉन है ना, कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, चलो मॉलिक्यूलर मास चेक कर लेते हैं इसका कितना है। 2 कार्बन 24 और फ्लोरीन हो जाएगा कितना, एक फ्लोरीन 19 होता है, तो अपन कहेंगे 2 फ्लोरीन 38, 38 प्लस 38 कर देते हैं, है ना। तो कितना आ गया अपने पास 86 आ गया, कितना 76 ना, 38 प्लस 38, सो 76 आ गया। तो 76 होगा, तो ये 0 1, ये तो बेकार ही क्वेश्चन है, मतलब पक्का ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे। 8 और 8 कितना होगा, अच्छा इसमें 8 और 8 6 हो गया, 1 हो गया 90, 8 प्लस 8 16 ना, 19 78, तो 76 ही तो आ रहा है। ठीक है, तो ये 100 होगा, तो ये तो 1 मोल हो गया। तो अपन कहेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 100 आ रहा है अपने पास, तो 100 इंटू n, ये n भी है ना, तो अपन को जैसे अपन को पता है ना, अगर अपन O लिखते हैं तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16 ग्राम, लेकिन अगर अपन O2 लिखें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना लिखना पड़ेगा अपन को, 32 ग्राम। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ट्वाइस ऑफ O2, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो अपन कहेंगे 32 ग्राम। ये तो मोलर कोफिशिएंट है, मॉलिक्यूलर वेट तो 1 मोल का मास होता है, और 1 मोल तो O2 होता है, 1 मोल ऑफ एटम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो इधर लिखने वाले नंबर को थोड़ी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर इधर लिखा हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 इंटू 2 किया मैंने, तो ये इधर लिखा हुआ था, इसलिए मैंने 100 इंटू n करना था मुझे। अब अपन को मोलर रेशियो कैलकुलेट करना आता है, तो अपन मोलर रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, इसके मोल से इसके मोल्स कैलकुलेट करना अपन को आता है। कैसे, इसके मोल्स तो आ गए अपने पास 1/n, तो अपन क्या करेंगे HCF6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ये मोल्स ऑफ ना, ये तो अपन को पता है रिएक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल्स, इसके मोल्स और इसके मोल्स कैसे कोरिलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू
मोल्स ऑफ टेफ्लॉन, है ना, मोल्स ऑफ टेफ्लॉन डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, इसका मोलर कोफिशिएंट 1। इसके मोल्स मुझे गिवन है तो मैं लिख लेता हूं भाई इसके कितने मोल्स आ गए, तो मोल्स ऑफ HCF6 कितना हो जाएगा, टेफ्लॉन के मोल्स 1/n आ रहा है और मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, इसके मोल्स अपने पास पता है ना 1/n ये गिवन है और अपन मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 4n, n तो कैंसिल हो गया, मेरा आंसर 4 आ गया। लो भाई आंसर आ गया। आप n को देख के थोड़ा घबरा गए होंगे कि मतलब n क्या आ गया, लेकिन अब थोड़ा सा आपको थोड़ा तो अपन को मतलब उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, विदाउट कैलकुलेशन नहीं आएगा, है ना। तो और यही पार्ट से आप सीखोगे, अगर आप इस पार्ट को देख के अगर आप घबरा गए और आपने अवॉइड करना शुरू किया कि नहीं यार इसको अवॉइड कर देते हैं, तो फिर अपन परेशानी में आ जाएंगे। आप इससे घबराओ क्योंकि क्वेश्चन इससे ज्यादा टफ कहीं नहीं आता, जो भी अपने शीट में गिवन है ना उससे ज्यादा टफ नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा अपन चेक करते हैं, दैट इज इन द रिएक्शन ऑफ दिस, फोर्थ वाला भी पूछा, फोर्थ वाला भी पूछा, इन द रिएक्शन ऑफ दिस, ठीक है। आप देखो ना इसमें अपन को गिवन है इन द रिएक्शन ऑफ ए ट्वाइस ऑफ Al, है ना, प्लस Cr2O3, ठीक है भाई अपन को पता है ये, मतलब ऐसे आपने दे रखा है। इन दिस रिएक्शन आई गॉट ट्वाइस ऑफ Cr प्लस Al2O3, ये बता, चलो भाई ठीक है, क्वेश्चन बताओ क्या है, रिएक्शन तो आपने बैलेंस ही दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 49.8 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद 200 ग्राम ऑफ दिस, 49.8 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, इसका अपन ने 200 ग्राम इससे रिएक्ट करवाया। हाउ मच ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स एट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मैंने आपको लिमिटिंग रीजन बताया, मैंने आपको लिमिटिंग रीजन में क्या बताया, whenever the data of two, whenever the data of more than one reactant is given, you have to always calculate the limiting region. Got my point? You have to always calculate the limiting region. अब अपन क्या करेंगे उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में अपन को एटॉमिक वेट नहीं गिवन है, ठीक है ना। अब एटॉमिक वेट नहीं गिवन है तो भाई पीरियोडिक टेबल से देखो, अगर एटॉमिक मास नहीं गिवन है तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि नहीं मुझे सब कुछ आना चाहिए, कोई बात नहीं, पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे भाई आप, लेकिन पीरियोडिक टेबल के बगैर थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा इजी लग रहा है, क्या यार मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, आपने यही तो पूछा है कि इसके 49.8 मतलब अपना दिमाग खुला रखेंगे ना, चल 50 ले लेते हैं, 0.2 ग्राम ही तो अपन एडजस्ट कर रहे हैं ना, बाद में आंसर में एडजस्ट कर देंगे। तो अपन इसको 50 लेंगे तो अपन क्या करेंगे, ये बड़ा अच्छा रेशियो बन गया, ये 1:4 का रेशियो बन गया ना, 1:4 का रेशियो 50 लेने से। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे ठीक है एक बार मॉलिक्यूलर मास बता दो क्या क्या। तो एल्यूमिनियम का अपन ने ऐसे लिख रखा है आपने Al प्लस Cr2O3, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का 27, और कितने मोल्स हैं 2 मोल्स। तो अपन ना ये लिख लेते हैं कि भाई मैं ये नहीं कह रहा इसका एटॉमिक मास आप चेंज करो, मैं तो ये कह रहा हूं कि इतना इसका इतना ग्राम्स 54 ग्राम है, इसके कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, तो दो, यहां पर दो क्रोमियम है, एक क्रोमियम 52 होता है तो दो क्रोमियम अपन ने 52 कर लिया, एक और ऐड कर दिया, एक ऑक्सीजन 16 होता है तो तीन ऑक्सीजन 48 हो गया, अपने पास ये आ गया। चलो इसको ऐड कर देते हैं, तो अपने पास 2 आया, 1 आया, 150, इसका 54 ग्राम इसके 152 ग्राम से रिएक्ट करता है। गॉट इट। तो अपन को देख के पता चल रहा है लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा, भाई इसका ऑलमोस्ट 50 ग्राम इसके 150 से रिएक्ट करता है, मतलब ये ऑलमोस्ट 1:3 के रेशियो में चाहिए, मतलब जितना इसका अमाउंट होगा इसका ऑलमोस्ट 3 टाइम चाहिए उसका, ऑलमोस्ट है कितना 4 टाइम्स, ये एक्सेस में है, दिस इज अ लिमिटिंग रीजन। हमें ये पता चल गया इससे कि अगर 54 ग्राम इसके 52 से रिएक्ट कर सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 50 ग्राम इसका इसके 150 के साथ रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन।
तो मेरे पास तो इसका 50 ग्राम और इसका 200, मतलब ये तो एक्सेस में गिवन है। इनका जो मोलर रेशियो होना चाहिए 1:3 का होना चाहिए। 1 मोल है तो ये 3 मोल के आसपास, 3 मोल के बराबर मास गिवन होना चाहिए, तो अपने को आंसर आ जाएगा। अब अपन बात चेक कर लेते हैं, अपन को पता चल गया लिमिटिंग एजेंट कौन सा है। ये लिमिटिंग एजेंट है, मतलब पूरा रिएक्ट करेगा, तो ये एक्सेस में है। तो चलो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसके 49.8 ग्राम के साथ ये कितना रिएक्ट करेगा। जितना रिएक्ट करेगा उसको 200 से माइनस करके बता दूंगा भाई, जो रिएक्ट किया वो रिएक्ट हो गया, बाकी बच गया। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे कर देंगे, अब इसको हटा लेते हैं। हमें ये पता चल गया ये लिमिटिंग एजेंट है ना, ये जो है ये लिमिटिंग एजेंट है, ये मुझे पता चल गया। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, क्योंकि अपन ऐसे बनाया था। तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसका मॉलिक्यूलर ये वेट लिख रहे थे अपन, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 54 ग्राम। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 2 × 27, ताकि आपको पता रहे आप क्या लिख रहे हैं। ये 27 एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है ना, तो अगर कभी रिवाइज करेंगे तो ये नहीं लगे यार 54 कहां से आ गया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास तो 27 होता है। तो 27 ग्राम ऑफ एल will react with 152 gram of Cr2O3. Therefore, 49.8 gram of Al will react with how much? 152 कर देते हैं अपन और डिवाइड करते हैं 2 × 27, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन 49.8, इतना ग्राम जिससे रिएक्ट करेगा। तो बाकी बचा हुआ अपन कह देंगे भाई वो तो है ना, वैसे कर देंगे अपन। तो अपन क्या करेंगे, पहले कुछ कैंसिलेशन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो कर ही देते हैं कैंसिलेशन। जैसे ये है अपने पास, है ना, तो इसको आप कैंसिल कर लो और ये कितना आ जाएगा अपने पास, राइट, 76। अब आप इसको थोड़ा सा 76 को कैंसिल कर लेते हैं अपन इससे। तो 76 को अगर अपन कैंसिल करेंगे तो 27 और 76, ये थोड़ा कैलकुलेशन अपन को करना पड़ेगा। कैलकुलेशन मुझे लग रहा थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन नहीं है अपने पास। तो 49.8, 3 9 या 27 और ये 3 16.6 हो जाएगा। फिर अपन और कैंसिल कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको अपन 3 से कैंसिल करेंगे अपन तो नहीं जाएगा। तो चलो ठीक है, बना सकते हैं। विल राइट दैट 9 से ही कैंसिल करते हैं तो 8 just 72 पॉइंट, मतलब कुछ ऐसे आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप कर लेना है, मतलब वो कैलकुलेशन अपन कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके पहले अपन चेक करते हैं। ये तो कर ही देता हूँ, ये तो लिख ही दिया ना आपने। 76 को 9 से कैंसिल करना है, तो 76 है तो 8 जा 72, 4 बच गया अपने पास। 9 4 जा 36, है ना, 4 जा 36, फिर 4 बच गया तो 4 जा 36, तो ऐसे आ जाएगा अपने पास 8.45 कर देते हैं। तो अपने पास हो गया 8.45 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 16 पॉइंट कितना कर ले अपन 6, ये ग्राम हो गया अपने पास बस। देयरफॉर Cr2O3 अनरिएक्टेड, है ना, अनरिएक्टेड जो बताना है अपन को वो 200 माइनस 8.45 इंटू 16.6 कर लेना। ये लो भाई आपका आंसर जो अनरिएक्टेड होगा, बता देना उसको। अब वो कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है। तो अपन बता सकते हैं भाई, और कैलकुलेशन थोड़ा आपको फास्ट करना होगा, वो सीखना पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 सारे ही पूछे यार। अच्छा, तुम लोग अपने ग्रुप में नहीं डिस्कस करते क्या? आप लोग ना एक अपने ग्रुप में भी डिस्कशन का एक ग्रुप बना लो, क्योंकि उसमें डिस्कशन से क्या होता है ना, ग्रुप में डिस्कशन से कि आपस में जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो आपस में पूछ लेते हैं एक दूसरे से, है ना। जैसे बाकी बैचेस में है ना,
वो आपस में पूछ लेते हैं उस ग्रुप में डाल के, तो फिर अपन को ना क्लास का टाइम ज्यादा मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो अपने पास गिवन है, जब कोई नहीं आएगा तो फिर मुझे बता दो, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे FeO है और Fe2O3, ये कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ 3:2 मोलर रेशियो, अपनो 3:2 का मोलर रेशियो को बना, रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 3:2, ये तो 3:2 का मोलर रेशियो है, ये दोनों, ठीक है भाई। फिर ये कह रहा है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस 2:3 मोलर रेशियो ऑफ अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड दिस। अच्छा, ये Fe2O3 था और FeO था, ये कह रहा है कि ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, मोलर रेशियो ऑफ FeO एंड Fe2O3। अच्छा भाई, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तो Fe2O3 बनता है, तो ये तो नो रिएक्शन, इधर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ क्वेश्चन में, अब वो पता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मुझे एक बार समझ में नहीं आ रहा कि भाई FeO डिवाइडेड बाय, ये रेशियो मुझे गिवन है, वो कह रहा है कि ये दोनों हैं Fe2O3 और इनका मोलर रेशियो मुझे 3:1 गिवन है, 3:2 गिवन है, और कह रहा है आफ्टर द रिएक्शन ये 2:3 हो जाएगा, ये बिफोर रिएक्शन है, ये आफ्टर रिएक्शन, ये अपने पास हो जाएगा 2:3। तो अपन कहेंगे भाई ये तो रिएक्ट करेगा नहीं ऑक्सीजन से, क्योंकि ये तो पूरा ऑक्सीडाइज है भाई, कोई भी, ये तो आयरन +3 में है ना, अब इससे ज्यादा थोड़ी ऑक्सीडाइज हो सकता है, +4 थोड़ी होता है आयरन, तो अपन कहेंगे ये तो रिएक्शन होगा नहीं। अगर ये रिएक्शन नहीं होगा तो फिर ये रिएक्ट करेगा, अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये भी Fe2O3 में कन्वर्ट होगा, अगर ये Fe2O3 में कन्वर्ट होगा तो मैं बैलेंस कर देता हूं भाई, इसको क्या करें अपन, ट्वाइस कर दो, ऑक्सीजन कितना हो गया, तो अपने पास यहाँ 4 हो गया, अब 4 तो बैलेंस होगा नहीं, तो ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ये 4 कर देते हैं तो ये ट्वाइस कर देते हैं, तो इसको थ्राइस कर लेते हैं, ये बैलेंस हो गया। एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, ये लो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब एक बार समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसमें ना ये कह रहा है कि आफ्टर द रिएक्शन Fe2O3 और FeO भी होता है, तो हाउ कैन FeO विल बी इन द रिएक्शन, तो अपन क्या सोचेंगे, अच्छा आप एक ऐसे कंडीशन में आपने मुझे रेशियो दी है ना कि पहले 3:2 था, बाद में 2:3 हो गया, FeO कम तो हुआ ना, और Fe2O3 बढ़ गया, इसका मतलब है ये पूरा रिएक्ट नहीं किया, ये पूरा रिएक्ट नहीं किया। अगर ये पूरा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो इसको तो होना नहीं चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए, ये जो पहले से गिवन था और ये जो बन गया होगा रिएक्शन, वही होना चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हो कि रिएक्शन में तो आफ्टर द रिएक्शन ये भी बच रहा है, मोलर रेशियो चेंज हो रहा है, ये कम हो रहा है क्योंकि रिएक्ट कर रहा होगा, ये बढ़ रहा है क्योंकि बन भी रहा है, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है भाई, इसका मतलब है मुझे ये रेशियो देके आपने ये बता दिया कि FeO पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, थोड़ा ही रिएक्ट करेगा, कितना रिएक्ट करेगा, सो दैट कि इन दोनों का मोलर रेशियो आफ्टर द रिएक्शन 2:3 हो जाए। चलो एक बात तो समझ में आया कि भाई ऐसा अगर है, ये कंडीशन अगर मुझे गिवन है तो मैं उससे क्या समझूंगा। अब दूसरी बात देखते हैं, अगर मान लो मेरे पास एक रिएक्शन ऐसे गिवन है, A+2B गिव्स यू थ्राइस, मैं इसको थ्राइस ले लेता हूं, इसको 5 ले लेता हूं, ठीक है। अभी ऐसे लेते हैं, तो थोड़ा एक इजी ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं दूसरा एग्जांपल फिर ले लूंगा, मोलर कोफिशिएंट लेके, मान लो मेरे पास इसका 1 मोल गिवन है, तो मैं क्या लिखूंगा कि इनिशियल मोल्स गिवन, मान लेते हैं कि वो इनिशियल मोल्स अपन को गिवन है, मुझे आपने कहा इसके इनिशियल मोल्स मुझे 2 मोल्स गिवन है और इसके 3 मोल्स गिवन है, ये तो जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा ये 0, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अब उसको देखना पहले एक बार, ठीक है। मैं आपसे लिख रहा हूं कि भाई मेरे पास अगर A मोल्स गिवन है और ये प्रोडक्ट बना रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर इसके मेरे पास 1 मोल गिवन है,
ये इनिशियली थोड़ी होगा, रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, ये इनिशियल। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन में प्रोडक्ट भी लिख लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो मुझे ये पता है कि अकॉर्डिंग, ये तो मोल्स आपने दिए हैं, कैसे कैलकुलेट किए होंगे मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उस टाइप से मोल्स आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब ये तो मुझे गिवन थे इनिशियल मोल्स, इसका इस मोलर, या मैं इसको क्या करता हूं ना, इस मोलर रेशियो से डिफरेंट ले लेता, ताकि आपको ये ना लगे अच्छा 1 मोल लिखा तो है तो सर ने 1 मोल लिख दिया होगा, उसमें क्या है। नहीं, वो नहीं है ये। इसके 2 मोल्स का मतलब है कि जो इसका वेट इन ग्राम गिवन होगा वो मॉलिक्यूलर मास से डबल गिवन था, वो मोल्स है। ये तो केमिकल रिएक्शन है, समझे ना, ठीक है। अब अपन को क्या करना होता है कि जब अपन को कोई केमिकल रिएक्शन करना होता है तो केमिकल रिएक्शन में कौन कितना रिएक्ट करेगा ये तो मोलर रेशियो पे डिपेंड करेगा। अपन क्या कहेंगे, इस रिएक्शन में इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 3 मोल्स बनेंगे। जैसे अपन कहते हैं ना, मेरे पास ऐसे लिखा था N2 + 3H2 gives you twice of NH3, तो आप क्या करोगे, आप यही तो बोलोगे, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसका 2 मोल बनेगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका A मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, 3A मोल्स, तो इसके कितने बनेंगे, 2A मोल्स। जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, माइनस कर रहा हूं क्योंकि मोल्स रिएक्ट कर रहा है, कम होगा ना ये, इसके 3A मोल्स रिएक्ट करेंगे तो इसके 2A मोल्स बनेंगे, यही तो कहेंगे अपन रिएक्शन, राइट, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने आपसे कहा भाई मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा कि मेरे पास में ऐसे गिवन थे, इसके मेरे पास 3 मोल्स गिवन थे, इसके मेरे पास 2 मोल्स गिवन थे, और ये इनिशियली 0, मतलब मैंने एक कंटेनर में 3 मोल H2 डाल दिया, 3 मोल N2 डाल दिया, 2 मोल H2 डाल दिया, तो अपन कहेंगे ठीक है, ये आपने कंटेनर में डाले थे ना इनिशियल मोल्स। लेकिन रिएक्शन ऐसे थोड़ी होता है, रिएक्शन तो कैसे होगा कि भाई जो भी मोल्स आप डालो कंटेनर में हमें फर्क नहीं पड़ता, केमिकल रिएक्शन तो रिएक्शन के हिसाब से होगा, मोल्स का रिएक्शन तो रिएक्शन के हिसाब से होगा। वो कैसे, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, ये मोल्स रिएक्टेड है ना, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे उसके कंपैरिजन में, 3x मोल्स। और बाद में इसके कितने मोल्स बनेंगे, तो अपन कहेंगे भाई इसका 1 मोल इसके 3 मोल्स रिएक्ट करता है, इसका 1 मोल इसके 2 मोल्स बना सकता है, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसके 2x मोल्स बन जाएंगे। भाई यही पार्ट आपको सिखा रहा हूं, लेकिन यहाँ केमिकल रिएक्शन में क्या ना थोड़ा ज्यादा होता, बड़े रिएक्शन नहीं लेना चाहता मैं, और भी छोटा लेना चाहता हूं। अपन को आज जब रिएक्शन करेगा तो अपन ऐसे लिखेंगे मोल्स रिएक्टेड, तो अपन कहेंगे देखो भाई इस रिएक्शन में जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 3 मोल बनेंगे, तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा, अगर इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 3x बन जाएंगे, भाई इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 3 मोल बनेंगे। तो अगर मैंने कहा कि भाई इसका x मोल रिएक्ट किया तो इसके कितने हो जाएंगे, 3x, क्योंकि मुझे जो मोल्स गिवन है ना उनमें से रिएक्शन करवाना है, और मैं चाहता हूं कि ये पूरा रिएक्ट ना करे, वरना ऐसे लिख देता, इसका 1 मोल इसके 3 मोल रिएक्ट बना रहा है तो इसके 2 मोल्स इसके कितने मोल्स बनाएगा, 6 मोल्स बनाएगा, हो गया क्वेश्चन खत्म कर। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि भैया इसका पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा मोल्स, इसके मोल्स कम रिएक्ट कर रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करें, मान लेते हैं एक्स मोल रिएक्ट किया, 2 थे उनमें से एक्स मोल रिएक्ट किया, हाँ तो जितना मोल्स इसका रिएक्ट करेगा इसका मोल्स आपको 3 टाइम्स बनाना पड़ेगा, समझे ना, जितना मोल्स इसका रिएक्ट करेगा इसका मोल्स आपको कितना बनाना पड़ेगा, उसका 3 टाइम्स। तो मैंने कहा अगर इसके x मोल्स किए तो इसका कितना बनेगा, 3x बनेगा, अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन। जैसे आप बोलते हो भाई अगर किसी के भी मोल्स से दूसरे के मोल्स कोरिलेट करना है तो केमिकल रिएक्शन के मोलर कोएफिशिएंट के हिसाब से होगा, डन इट। तो अपन ने कहा ठीक है भाई, इनिशियल मोल्स मेरे पास 2 थे, x मोल रिएक्ट किया तो मोल्स लेफ्ट चेक कर लेते हैं अपन, तो मेरे पास 2 मोल्स थे, x रिएक्ट किया तो 2 - x हो जाएगा, और बने कितने, 3x। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में अगर इसके 2 मोल्स थे और पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है, x मोल रिएक्ट करेगा, तो अगर x मोल रिएक्ट किया तो मेरे पास एक कितना बचेगा फिर, 2 - x। तो अगर इसके x मोल रिएक्ट किए तो
इसका कितना बनेगा 3x, दिया अपन ने। बिल्कुल वैसे ही मैं इसमें लिखने वाला था कि भाई अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि मोल्स रिएक्टेड, भाई ये तो आपने 2 मोल्स ले लिया था, तो मोल्स रिएक्टेड कैसे कहूंगा? तो मोल्स रिएक्टेड में मैं लिखूंगा मोल्स रिएक्ट, भाई अगर इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा। तो ये तो मोल्स रिएक्टेड थोड़ी बता सकता है, ये तो आपने इनिशियल मोल कंटेनर में डाल दिए। रिएक्ट कितने करेंगे ये तो केमिकल रिएक्शन के मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से होता है। जैसे आपने यहाँ बताया इसका 1 मोल था तो 1 मोल आपने रिएक्ट करवाया, इसके 3 मोल थे तो आपने 3 मोल बना दिया। तो अपन ने क्या कहा, अपन ने कहा भाई देखो अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा 2 मोल्स। तो अगर इसका x मोल रिएक्ट कर रहा था तो इसका 2x रिएक्ट करेगा, तो इसका कितना बनेगा 3x बन जाएगा। अच्छा अच्छा, आपने 2 मोल्स ऐड किए थे, इसके 3 मोल ऐड किए थे, और अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मैं कहूंगा आप x ले लो अननोन क्वांटिटी, भाई अगर इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2x रिएक्ट करेगा, तो फिर बचा हुआ कितना है, तो मोल्स लेफ्ट लिख लेंगे। मोल्स लेफ्ट कितना हो जाएगा, 2 ऐड किया था x रिएक्ट किया 2 माइनस x आ गया, ये 3 ऐड किया था 2x रिएक्ट किया तो 2x आ गया, ये अपने पास 3 माइनस 2x आ गया, और ये कितना बन गया 3x बन गया। तो आफ्टर द रिएक्शन इनमें से कोई भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा। आफ्टर द रिएक्शन अगर मान लो इसका 2 मोल में से x मोल रिएक्ट किया तो बचा कितना, इसका 3 मोल में से अगर 2x रिएक्ट किया तो बचा कितना, फिर इसमें 3 था 2x रिएक्ट कर गया तो बचा 3 माइनस x, ये तो बना, ये तो पहले था ही नहीं। अब इनको बिल्कुल सिमिलरली समझ में आ गया कि आप जब इसका, ये तो आपने वेसल में डाल दिए थे दोनों रिएक्ट करने के लिए, लेकिन रिएक्शन तो मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से होता है। अगर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा है कोई भी तो अपन क्या करेंगे, अगर इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 3x रिएक्ट करेगा तो इसका 2x बनेगा। तो अपन ने कहा भाई इसका x रिएक्ट किया तो इसका 3x तो इसका 2x बन गया। अब अपन कहेंगे आपने N2 कितना ऐड किया था 3 मोल्स, तो उसमें से x मोल रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना होगा 3 माइनस x, लिख दो। आपने H2 कितना ऐड किया था कंटेनर में 2 मोल्स, रिएक्ट कितना किया 3x मोल्स, तो अपन कहेंगे 2 माइनस 3 और ये 2x ये बनेगा, तो बनने का ये 2x बन गया, तो वो तो पहले था ही नहीं तो 2x ही बना। बस यही कंसेप्ट एक बार अपन को समझ में आ गया तो अपन ये चेक कर सकते हैं कि मैं यहां पर लिखूंगा कि चलो भाई आप कह रहे हो कि भाई यहां पर ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा, क्यों, आपने आफ्टर द रिएक्शन भी दिया हुआ कि Fe2 है उसमें। तो अपन क्या करें, अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मान लो इसके, अब इस मोलर रेशियो से कैलकुलेट करने पड़ेंगे अपन को, भाई इस रिएक्शन में इसका 4 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मोल बनेगा। तो अपन क्या कर ले, अपन कहेंगे इसका -4x ले लेते हैं तो ये +2x बन जाएगा। तो था कितना 3 मोल, रिएक्ट कितना किया -4x, तो बचा कितना होगा, ये इनिशियल मोल्स थे, ये मोल्स रिएक्टेड है ना, ये अपना मोल्स रिएक्टेड है, और मोल्स लेफ्ट क्या कर ले अपन आफ्टर द रिएक्शन, तो अपन कहेंगे भाई 3 - 4x लिख लो, ये लो मोल्स बच गया आफ्टर द रिएक्शन, भाई वो तो 2x बना ही, ये कितना बच गया वो अपन को पता चल गया। अब अगर इस पार्ट में अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इसको हटा के आगे इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता हूं, ठीक है ना, मुझे लगता है आपको समझ में आया। और अब आगे केमिकल रिएक्शन में मैं इस टाइप के एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकता हूं ना। तो आगे अपन को समझ में आ गया कि अगर केमिकल रिएक्शन में जैसे अपन ने लिखा था ना अभी ऐसे, अब अपन ने एक तरीके से एक और कंसेप्ट सीख लिया। आपने अभी अभी बताया था कि 3 और 2 थे, इसके मोल्स 2 लिए थे आपने, इसके 3। वैसे तो अपन कहते हैं अगर दोनों में से कोई एक कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए तो लिमिटिंग रीजन चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा लिमिटिंग रीजन है इसका,
इसका 1 मोल 2 मोल चाहिए तो इसका 2 मोल इसका 3 मोल चाहिए, उसका इसका 2 मोल इसका 4 मोल चाहिए, ये 3 है तो लिमिटिंग रिएजेंट बोल देता है। लेकिन आपने क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग दिया था अभी, आपने क्या किया भाई इन दोनों में से कोई भी पूरा रिएक्ट ना करे, वो कंडीशन थी, तब अपन ने एक्स लेना पड़ा था। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, हमें ये पता है कि अगर कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करता तो एक्स को इंट्रोड्यूस करना होता है। अपन क्या करेंगे, अब अपन लिखेंगे देखो भाई इनिशियली मुझे गिवन था, क्या गिवन था कि भाई FeO और Fe2O3 इनका रेशियो क्या गिवन था अपन को 3:2, ये गिवन। आफ्टर रिएक्शन अपन कहेंगे, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, जो मोल्स होंगे ना मोलर रेशियो, तो अपन कहेंगे भाई FeO का मोलर रेशियो डिवाइडेड बाय Fe2O3 का मोलर रेशियो, कितना गिवन था अपन को 2/3, ये गिवन था। चलो इसको देखते हैं कि अपन को इक्वेशन में कितना बनता है। FeO कितना है भाई 3 मोल था, 4x रिएक्ट कर गया तो बचा कितना अपने पास 3 - 4x, तो मैं इसको लिख लूंगा दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि इसका मोलर रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास 3 - 4x, ये रिएक्शन बचा हुआ ना मोलर रेशियो, भाई FeO कितना बचा 3 - 4x बचा, और Fe2O3 कितना हो गया, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन लिख रहे हो आप, आफ्टर रिएक्शन भाई 2 मोल्स तो पहले से था रिएक्शन में, अभी कितना और बन गया, तो फिर कहेंगे भाई 2x और बन गया था इससे, तो टोटल कितना हो गया, तो अपन ने लिखा 2 + 2x हो गया। You got it now what I'm doing? अपन को x मिल गया, x मिल गया ना अपन को, x मिल गया तो अपन को अपना क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलो बता देते हैं भाई, अपन को x मिल गया तो अपन को साफ साफ दिख तो रहा है थोड़ा सा इसमें कि भाई इधर रिएक्शन में बिल्कुल क्लियरली अपन को दिख रहा है कि क्या करना है। ये तो ऑक्सीजन यहाँ यूज हुआ ही नहीं क्योंकि नो रिएक्शन था ये तो यहाँ पर ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ, उसको काट देना, ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ यूज हुआ है। और अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताओ कितने मोल्स ऑक्सीजन यूज हुआ, ऑक्सीजन के बारे में पूछा है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के देख लूंगा क्या क्या बता, लेकिन पूछा ऑक्सीजन के बारे में, तो पहले यही कैलकुलेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 - 4x 4 - 4x 4 + 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 12x। चलो एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स कैलकुलेट कर लो और फिर उसके बाद अपन बता देते हैं भाई क्या पूछा था मुझसे, रेशियो को रिवर्स किया, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। तो भाई 1 मोल ऑफ द इनिशियल मिक्सचर को है तो अपन कहेंगे इसमें से डिवाइड कर लेंगे अपन भाई 1 मोल, ये 3:2 का रेशियो है तो डिवाइड कर देंगे 1 मोल में, 60% इसका 40% इसका, मोलर रेशियो को डिवाइड करूंगा तो 3:2 का मोल्स है ना, तो किस रेशियो में डिवाइड होंगे 60% इसका और ये इसका। तो चलो देख लेते हैं कितना 4x करेगा, तो x कितना आया इसमें अपन को, तो x का वैल्यू आया अपने पास दैट इज इधर 4x लेके जाना है ना, तो अपन लिखने वाले हैं दैट इज 4x + 12x इज इक्वल टू 9 - 4 है ना, तो अपन इसको लिख लेंगे भाई, ये हो गया 16x और ये हो गया 5, तो 16x तो x विल बी इक्वल टू 5/16 आ रहा है, देख लेना एक बार आप, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। अब मुझे x का वैल्यू पता चल गया, अब x का वैल्यू पता चल गया तो इसके मोल्स तो आ ही जाएंगे भाई, इसके मोल्स कितने यूज होंगे, अगर इसके 4x मोल्स यूज होंगे तो इसके x मोल्स होंगे, x मोल्स ऑफ O2 इज यूज्ड। तो चलो अपन क्या कर ले, वेट चाहिए ना अपन को, चलो वेट कर लेते हैं, तो अपन कहेंगे यहाँ पर जो अपने पास आया, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अपने पास, तो अपने पास आ गया ये तो मोल्स ऑफ O2 है, तो अपन लिख देते हैं भाई मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू, तो इस रिएक्शन में जो रिएक्शन हुआ ना, जितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे उसके 1/4 टाइम इसके रिएक्ट करेंगे, अपन ने लिख दिया भाई, इसके 4:1 का रेशियो था ना, तो इसके 4 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके x मोल रिएक्ट करेंगे, तो अपन क्वेश्चन में भी यही पूछा था, फाइंड द मास इन ग्राम्स ऑफ O2 गैस रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ द इनिशियल मिक्सचर, तो ये अपन को लो भाई, तो अपन बता देंगे भाई इसमें
मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया, x मोल्स। तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया अपने पास, x कितना गिवन था अपने पास, ये 5/16। तो 5/16 में अपन क्या कर देंगे, ये लिखेंगे अपन दैट इज मास ऑफ O2 कर लेते हैं, क्योंकि अपन को फाइंड द मास। सो मास ऑफ O2 विल बी इक्वल टू दैट इज 5/16 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32। ये कैंसिल करते हैं, वी गॉट 10 ग्राम। लो भाई अपने पास 10 ग्राम आ गया। तो अब क्या करना है अपन को, पर मोल के लिए कैलकुलेट करना है मिक्सचर के लिए। तो टोटल मोल्स कितने थे मिक्सचर के, 5 moles of the mixture. How many grams of oxygen is required? 10 ग्राम। तो बताओ 1 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा भाई, टोटल 5 मोल हो गए ना, ये 3 मोल्स थे, ये 2 मोल्स थे, तो टोटल कितना मोल्स हो गया 5 मोल्स। तो अगर 5 मोल्स मिक्सचर का 10 ग्राम रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन, तो बताओ उसने कहा पर मोल में बताओ आप ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है। पता क्या होता है अपन को ना, कई बार अपन क्या रिएक्शन मे बी पॉसिबल, अभी अपन को इनिशियली आप सीख रहे हो तो आपको मे बी पॉसिबल लिखना है ना है, लेकिन शायद मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बताया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई ठीक है, अभी आपने केमिकल रिएक्शन बता दिया, या केमिकल रिएक्शन नहीं पता होगा तो अपन देख लीजिए, वैसे ये 10th क्लास में पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। फिर भी अगर नहीं भी पता है तो अपन को पता चल गया भाई ये है। अब लास्ट पॉइंट में मे बी पॉसिबल आप यहां तक आ जाओ, अपन को लगेगा यार अपन को तो 10 ग्राम आंसर आ रहा है और आंसर कुछ और गिवन है, लेकिन हमने क्या पढ़ना भूल गए हम कि वो पर मोल ऑफ द मिक्सचर पूछ रहा है, जबकि अपने पास कितने मोल्स थे मिक्सचर के, 5 moles टोटल। 3 moles इसके गिवन थे इनिशियली और 2 moles इसके गिवन थे इनिशियली, तो पता चल गया राइट। सो सिंस 5 moles of mixture require 10 gram of, है ना, राइट। therefore 1 mole of the mixture will require, अब ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो आप 2 ग्राम ऑफ वाटर। लो भाई पैसे पर आंसर बता दें, समझ में आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको याद होगा कि भाई सिर्फ आपको केमिस्ट्री के 33% पार्ट में ही आपको मेहनत करनी है, वो भी प्रैक्टिस, मेहनत नहीं करनी है। सारे कंसेप्ट तो मैं बताऊंगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और 66% केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, जो मैं बताऊंगा बस वही फॉलो करना है। इसमें आपको प्रैक्टिस करना हो सकता है, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशंस है। 66% पार्ट केमिस्ट्री का ऐसा होता है जिसमें कैलकुलेशन नहीं होता, ये सब कैलकुलेशन नहीं होते, बस रिएक्शन को देख के आपको आंसर टिक करना होता है, और वो रिएक्शन को देख के वो इंफॉर्मेशन जो है ना, वो सब मेरा काम होता है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। इसलिए मैंने आपसे कहा था अब बिल्कुल पेशेंस रख के, और इसमें भी थोड़े से ही चैप्टर होते हैं जिनमें अपन को ये सब इतना पेशेंस रखना होता है, कैलकुलेशन करना होता है। इसलिए केमिस्ट्री को अपन स्कोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं। भाई 67% या 68% पार्ट तो ऐसा होगा ना, 70% से ज्यादा पार्ट जिसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, और वो सर का पार्ट होता है, उनको बताना होता है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करके, और अब कोई बात नहीं, इनिशियली प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्लोरीन डिस्पोजल प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय टू कैरी आउट द रिएक्शंस। सो अपन लिखते हैं भाई ठीक है, इसमें अपन को गिवन है ये फ्लोरीन के लिए डिस्पोजल प्लांट है, कि जो फ्लोरीन आता होगा उसको डिस्पोज कैसे करते हैं, उसको अपन NaOH में ले लेते हैं, और NaOH में लेके ये क्या बनाता है, O2 बनाता है, NaF बनाता है और H2 बना देता है, ठीक है भाई। ऐसे ये डिस्पोज हो जाता है, ऑक्सीजन तो निकल जाएगा, वाटर बन जाएगा, NaF बचेगा। अब जो NaF बचता है ना, तो अपन क्या करते हैं उस NaF को तो ट्वाइस ऑफ NaF, ये जो NaF बचेगा इस NaF को अपन कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं और वाटर से रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या बनाएगा CaF2 प्लस
ट्वाइस ऑफ NaOH अपन को वापस मिल जाता है, तो अपन इस NaOH को रिसाइकिल कर देंगे, उधर वापस यूज हो जाएगा, वो सब लगा के प्लांट लगा के। एज द प्लांट ऑपरेटेड एक्सेस ऑफ लाइम, लाइम तो ये होता है भाई, है ना, एक्सेस ऑफ लाइम इज एडेड, ये एक्सेस में होता है। So excess of lime is added to bring out the complete precipitation of fluorine as a CF2, ये fluorspar हो जाएगा, ठीक है। Over a period of operation, 1900 kg of fluorine was led into the plant and lime is 10 much। अच्छा, अब मुझे पता चला कि जब मैं प्लांट को ऑपरेट करता रहा, तो प्लांट को ऑपरेट करने से 1900 kg इसका, और इसका मैंने 10,000 kg ले रखा है। ये मैंने इतना ऐड करके रखा हुआ है, और फ्लोरीन कितना बना, 19,000 kg, ठीक है भाई, 10,000 kg और फ्लोरीन बना था 1900 kg ऑफ लाइम वाज रिक्वायर्ड, ठीक है, इसके लिए इतना रिक्वायर्ड था कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लाइम, ठीक है, अपन क्या सोचेंगे भाई, इसका परसेंटेज निकालना है कि कितना यूटिलाइज हुआ, तो अपन कहेंगे ठीक है, ये तो आपने एक्सेस में डाल दिया था कंटेनर में, कितना रिएक्ट किया वो तो यहां से कैलकुलेट करूंगा ना, सीक्वेंशियल रिएक्शन है, तो इसके मोल से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं, इसके मोल से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं, इसके मोल से इसके मोल्स, और फिर इसका मास कैलकुलेट कर लूंगा। भाई ये तो आपने एक्सेस में डाल रखा है ना, इसका कोई यूज थोड़ी है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। आप कितना भी कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, सारा थोड़ी रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कितना करेगा, जितना NaF होगा, NaF कितना है, जितना इस रिएक्शन में बना होगा, इस रिएक्शन में कितना बना, जितना F2 बना होगा, जितना F2 बनेगा वो NaOH से रिएक्ट करके NaF बनाएगा, और NaF CaO से रिएक्ट करेगा। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं कि CaO रिक्वायर्ड कितना था इतना kg के लिए, ठीक, तो वो कैलकुलेशन करके बता देते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शन है, पर तो पता है सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या करना होता है, वो तो क्लियरली बताया गया आपको। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे मेरे पास ना ये केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कि नंबर ऑफ मोल्स अपन ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, दैट इज F2, तो दैट विल बी 1.9 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाय 38 उसका मॉलिक्यूलर मास। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फ्लोरीन, एक फ्लोरीन 19 होता है, टेफ्लॉन में बताया, तो यहाँ तो F2 है, तो अपन ने 38 लिख लिया। अब अपन को बड़ा इजी लग रहा है ये क्या है, कैलकुलेशन भी बड़ा इजी है। अब मैं इसके कैलकुलेशन में लिख ही देता हूँ, 19/38 इंटू 1/10 हो गया, 1/2 आ रहा मतलब 1/20 हो गया, 1/20 का मतलब हो गया पॉइंट, यहाँ एक जीरो लगाया, 0.5 कर देता हूँ, ये अपना मोल्स आ गया। अब अपन को एक बात पता है, मोल्स ऑफ F2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Na रिएक्शन में, मोल्स ऑफ F2, मोल्स कैसे को डिवाइड बाय इसका मोलर कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ NaF डिवाइड बाय उसका मोलर कोफिशिएंट, मतलब दोनों के मोल्स बराबर है। इसका मोल्स कितना आ गया, मोल्स ऑफ NaF। अब बाद में बिल्कुल लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि एक मोल दे रहा है, तो अपन इतने ही मोल्स ले लेंगे 0.05 इसके, इसका मोल्स कितना आ रहा है 0.05, लिखा तो है आपने, तो ठीक है, ये अपन को पता है 0.05 की तरह। अब अपन को मतलब मैंने इसलिए ये लिखा कि अब अपन बात करेंगे कि जितने मोल्स इसके होते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन में, उतने ही मोल्स इसके होते हैं। इसके कितने मोल्स हो गए 0.05, तो फिर वहां तो एक मोल बना था, या तो 2 मोल हो गए, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं, वो मोलर कोफिशिएंट है केमिकल रिएक्शन के। मैंने अच्छे से बताया आपको कि कभी भी जब आप एक के मोल्स दूसरे रिएक्शन में यूज करोगे, तो मोलर कोफिशिएंट का कोई यूज नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, और अच्छा केजी को एक बात और है, पर केजी को मतलब ऐसे लिखना था, अरे यार मैंने उसको डिवाइड कर दिया शायद, और ग्राम को केजी में करके, मिलीग्राम थोड़ी हो तो केजी है, 1900 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 करना था, इंटू 10 की पावर 3 तो है ही अपने पास, 1900 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 करना होगा ग्राम्स में, तो कितना जीरो आ गया अपने पास, ये लो 10 की पावर 6 ग्राम है, 10 की पावर 6 रख लेता हूँ,
तो अपने पास ये मोल्स आ रहे थे। तो ये हो गया मोल्स अपने पास। और 10⁶ बाद में अपने पास ना, क्योंकि सारा कुछ केजी में गिवन था ना, परसेंटेज कैलकुलेट करना था, ज्यादा सोचने नहीं है, लेकिन केजी में कन्वर्ट करना अपन को सोचना पड़ेगा। 10⁻, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं केजी में लेके चलता। मैं तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने वाला था यार, इसको ही लिखो ना सीधा सीधा, क्या फर्क पड़ता है, बाद में कैंसिल तो हो जाएंगे। आपने परसेंटेज पूछा मतलब रेशियो आएगा, मैं तो इसको 38 करके ही सॉल्व कर देता, कुछ कन्वर्जन ही नहीं करता। लेकिन उसमें क्या होता कि सर ये तो ग्राम में है, ये केजी में है, एक मिलीग्राम में, अपन को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने रेशियो पूछा था। रेशियो पूछा ना फ्रैक्शन आपने, फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे, पहले अपन यही कर लेते हैं। अब अपने पास मोल्स आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब रिएक्शन 2 की बात करेंगे। अब रिएक्शन 2 की बात की तो अपन क्या करेंगे, इसके मोल्स। तो अपन को पता है किसी के भी मोल्स लिखने होते हैं ना अपन को, और दूसरे के मोल्स कोरिलेट करने होते हैं, तो कैसे करते हैं, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ दिस डिवाइड बाय इसका मोलर कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ, क्या करना था अपन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस उसका मोलर कोफिशिएंट। लो भाई आ गया अपने पास, क्या है अपने पास, इसके मोल्स गिवन है मेरे पास 0.05 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय, तो क्या करें अपन, तो अपन कर देंगे भाई, इसको डिवाइड बाय 2 करो इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। अब मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लिख लेता हूं। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब कितना हो गया, मोल्स है 0.05 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, कितना होता है 56 होता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड का तो मैंने कर दिया। अब क्या करूं, चलो कैंसिल करते हैं, कितना आया मेरे पास 28 आया मेरे पास, कितना आ गया अपने पास, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब अपन कहेंगे भाई 28 इंटू 5 कर लेता हूँ, 30 इंटू 5 कर लेते हैं, एक ही बात है, 140 के आसपास आ रहा है ना। तो अपने पास क्या आ गया, मैंने 5 किया 140 आया, तो अपने पास आया 140, और ये 0.05 था, 2 डेसिमल इधर भी करना पड़ेगा अपन को। तो कितना आया अपने पास 28 आया अपने पास, 2 डेसिमल ऐसे किया 1.4 इंटू 10⁶। चलो केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये तो ग्राम है, तो अपन केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1480 केजी। लो भाई आपका परसेंटेज आ गया 1480 केजी आ गया। ये भी केजी में गिवन था अपन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, कहीं कुछ वो नहीं हुआ। चलो देखते हैं, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लिख लो भाई, आपने ऐड कितना किया था ये, और यूज कितना हुआ 1480, और ऐड कितना किया था 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका परसेंटेज है। ये लो 14.8 अराउंड 15 केजी यूज हो गया, बता देते हैं। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, एक बार चेक कर लेना, है ना, एक बार चेक कर लेना आप, कहीं कोई प्रॉब्लम, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वो 19 वाला पार्ट ऐसे हुआ था ना अपन ने केजी का, वो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसमें फ्लोरीन गिवन है, तो मुझे 19 को मैंने क्या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास किया। अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, बस मुझे ये चेक करना है। तो मैं इसको 19 इंटू 10 की पावर करता हूँ, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब एक मिनट रुकना, मैं इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 10 की पावर 3 हो गया, तो ये हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 ना, तो ये हो जाएगा 50 अपन को ऐसा आ जाएगा। तो 50 इंटू 10 की पावर 3 आया मेरे पास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट इज 50 इंटू 10 की पावर 3। हाँ ठीक है, एक ही बात है, 50 इंटू 10 की पावर 3 ये आ गया अपने पास, है ना, रिएक्शन बैलेंस की है। अपन ना एक छोटा सा मिस्टेक कर गए, पता क्या,
क्योंकि ये मोलर कोफिशिएंट लिखे थे ना कि रिएक्शन में, तो अपन को लगा रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इधर सोडियम 2 है, उधर सोडियम बैलेंस नहीं है। बताता हूँ, देते तुम लोग एक बार देखते लेते ना, यहाँ पर सोडियम 2 है, वहां सोडियम 2 है, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट इज दिस ओनली। लेकिन जब भी रिएक्शन गिवन हो एक बार सारा कुछ चेक कर लो। मुझे लगा इधर 1/2 लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब बैलेंस होगा, मतलब तब भी बेवकूफ बना सकते हैं। ऑक्सीजन भी चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? इधर 2 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन बैलेंस था, ये 2 बैलेंस नहीं था। इधर देखते हैं सेकंड वाला रिएक्शन बैलेंस है क्या? बैलेंस। तब तो और भी वैसे हो गया, फिर तो अपने पास ये जो था, मुझे इसका मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इंटू 2 हो जाएगा भाई, ये इंटू 2 हो जाएगा ना। फ्लोरीन के जितने मोल्स होंगे, इसके मोल्स कितने थे, ये मतलब 0.05 इंटू, ये तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको। लेकिन इसके मोल्स जितने होंगे ना, तो इसके मोल्स जितने होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अब ये चेंज हो जाएगा अपना, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके मोल्स में अपन इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला 2 नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, है ना। अब ये वाला 2 नहीं आएगा क्योंकि मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो मास कितना आ जाएगा अपने पास, इसके मोल्स आए थे अपने, तो 0.05 इंटू 10⁶ इंटू 56, ये आ जाएगा अपने पास ग्राम, इतना ग्राम आएगा अपने पास। मतलब अब अपन जो 2 से डिवाइड कर रहे थे वो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, उसका डबल हो जाएगा, मतलब 14 का डबल हो जाएगा उसका, जो अपने पास आ रहा था। तो इधर क्या मतलब अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई, तो मैं लिख लेता हूं दैट इज 0.5 इंटू 10⁶, या मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं यार, इसको ना चेंज कर लेते हैं अपन, 50 इंटू 56 इंटू 10⁻3, इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये अपने पास ग्राम आ रहा है। तो 50 इंटू 56 कितना हो जाएगा, 2800 ग्राम, 2800 केजी आ जाएगा, ये लो भाई 2800 केजी आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 28 आ गया, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, 28 आ गया, ये आंसर आ गया। अब इतना सब ना मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको बताने के लिए इतना सब किया, अगर मुझे करना होता तो मैं ऐसे करता, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो बेटर है कि मतलब थोड़ा सा, मतलब अगर मेरे हिसाब से सीखोगे तो और भी अच्छा रहेगा, फिर ये गलतियां नहीं होती। F2 प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH, देखना थोड़ा सा, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप सॉल्व अगर करो तो मेरे हिसाब से ऐसे सॉल्व कर लो आप, प्लस H2O की तरह, मैं ना कभी भी इतना सारा नहीं लिखता, तो रिएक्शन गिवन है ना, वही रिएक्शन देख के ही सारा पार्ट करता हूँ। NaF गिवन था अपन को, एक बार मतलब थोड़ा सा सीखो आप कि ऐसे करना है अपन को, जैसे सर बता रहे हैं। तो मुझे CaF2 मिलेगा प्लस ट्वाइस ऑफ Na, ये पता मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार ये 1900 केजी मुझे गिवन है, ये आपने 10,000 केजी ऐड कर रखा है, रिएक्शन बैलेंसिंग तो देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर कैलकुलेशन से अपना दिमाग हट जाता है कि कैलकुलेशन अपन रिएक्शन में ही करेंगे। ये बैलेंस था, मुझे क्या करना है, मुझे पता था कि मुझे परसेंटेज बताना है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं उसको ग्राम में लिखूं या केजी में लिखूं, मैं इसको 38 से डिवाइड करता, इसको 1900 डिवाइडेड बाय 38 करता, मल्टीप्लाई बाय मोलर कोफिशिएंट 2 है, इसका मोलर कोफिशिएंट 1, इसका मोलर कोफिशिएंट 2, मतलब जितने मोल्स इसके मोल्स डबल होंगे, ये लो, जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल्स इसके भी होंगे, तो इसके मोल्स आ गए 2 इंटू 1900 डिवाइडेड बाय कितना था 38, जितने मोल्स इसके होंगे उसके मोल्स आधे हो जाएंगे, इसके मोल्स, क्योंकि 2:1 का रेशियो है,
तो इसके मोल्स हो जाएंगे 1/2 और इसके मोल्स कितने थे 2 इंटू 1900 डिवाइडेड बाई 30। ये इसके मोल्स हो गए। अब इसके मोल्स आ गए मेरे पास तो इसका मास आ गया कितना 56 से मल्टीप्लाई कर दो, लो भाई ग्राम्स आ गया। चल देखते हैं अपने पास क्या क्या आया। ये कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूंगा ग्राम के लिए मुझे पता था ये केजी में लेके चल रहेगा। ये आपने 56 ग्राम में लिया ये भी ग्राम में लिया तो दोनों के ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो गए। जो इसका यूनिट है वही यूनिट बचेगा। तो ये 38 ग्राम लिया ना आपने लेकिन यहां तो केजी था। रेशियो आने वाला है ना मास पूछा ना आपने। तो अपन क्या करेंगे ये ग्राम है और ये 56 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है कैंसिल हो गया तो ग्राम ग्राम केजी बचा। इसको कैंसिल कर देता है अपन को पता है ये 2 टाइम जाएगा ये 100 टाइम जाएगा ये 2 टाइम जाएगा ये 50 जाएगा। कितना बचा अपने पास 50 इंटू 56 के जी बचा। क्या बचा मेरे पास 2800 के जी। लो भाई आपका आंसर आ गया। बस यही कैलकुलेट करता इतना सब क्यों लिखता है। इसका मोलर कोफिशिएंट इसका रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 वी नो दैट भाई इसके मोल्स कैलकुलेट करने। हाँ अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। अपन को लगेगा नहीं नहीं मैं तो ना ग्राम में ही लेके चलता हूँ ठीक है 10 की पावर 3 लेके चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता था बाद में आपने मास पूछा है इसका ग्राम लूंगा इसका ग्राम लूंगा यूनिट तो कैंसिल हो ही जाने। यूनिटरी मेथड तो याद रखेंगे ना यूनिट कैंसिल हो गया तो वो थोड़ा सीखो आप। तो अपन ना ये बार बार के जो कैलकुलेशन टाइप होते हैं ना बड़े बड़े कैलकुलेशन देखते हैं ये अपने खत्म हो जाते हैं। इसलिए वही रिएक्शन को देख के थोड़ा सा रिएक्शन में 2 रिएक्शन में गैप कर लो और उनके मोल्स हर एक रिएक्शन को उसी रिएक्शन के साथ उसका डिस्कशन करके फिर दूसरे रिएक्शन पे आ जाओ वो ज्यादा बेटर होता है। तो अपन को गलती करने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि अपन को बार बार इधर कैलकुलेशन उधर रिएक्शन गलती नहीं होते फिर क्योंकि रिएक्शन के नीचे ही अपन उसके कैलकुलेशंस कर रहे हैं। थोड़ा सा आप सीखने की कोशिश करो टाइम लगता है बट इससे फिर कभी गलती नहीं होती। तो ठीक है भाई अपन ऐसे कर सकते हैं। ये अपने पास 28 अब का आंसर आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है 9th वाला वो करते हैं। तो 9th वाला क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं देख लेता हूं भाई। 9th वाले क्वेश्चन में अपन को गिवन है 1 मोल ऑफ ए। अब मैं उसको उसी मेथड से करूंगा तो चलेगा जैसे अपन ने 2 रिएक्शन लिखे थे ज्यादा नहीं अपन को करते है ना। आप एक बार सीखो अगर नहीं आएगा तो फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आ जाऊंगा वैसे ही लिख लूंगा। 1 मोल ऑफ रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑफ B2 क्योंकि उससे अपन को ना थोड़ा जल्दी क्वेश्चन भी हो जाता है। 1 मोल ऑफ A reacts with half mole of B2 to give AB। ठीक है भाई आपने AB 100 किलो कैलोरीज ऑफ हीट इज लिबरेटेड। इसमें ना 100 किलो कैलोरीज हीट लिबरेट होता है जब A B2 से रिएक्ट करेगा तो 100 किलो कैलोरीज इसका 1 मोल इसके हाफ मोल से रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मोल बन रहा है और इतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है ये अपन को बता रहा है। एंड व्हेन 1 मोल ऑफ A reacts with 2 मोल ऑफ B2 लेकिन अगर इसका 1 मोल अगर इसके 2 मोल से रिएक्ट करे ठीक है इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करे तो ये बनाता है AB4 और एनर्जी लिबरेट होती है कितनी 200। लो भाई ठीक है भाई हमें क्या फर्क पड़ता है एनर्जी लिबरेट हुआ ये तो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में हमने लिख लिया। अब ये कह रहा है कि 140 किलो कैलोरीज ऑफ हीट इज लिबरेटेड। अच्छा मैं क्वेश्चन नेक्स्ट उस पे आ गया था लाइन पे इतना हीट लिबरेट होता है ठीक है। When 1 mole of A completely reacts with excess of B। अच्छा कोई बात नहीं मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे लिए पक्का है ना ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब उसने क्वेश्चन सॉल्व करने की बात की अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से वो क्या बोल रहा है कि when 1 mole of A completely react with B2 to form AB as well as AB2 140 kilocalories of heat is liberated। Calculate the moles of B2 used। हाँ तो ठीक है ना बड़ा इजी है अपने लिए। अपन क्या करेंगे मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या क्वेश्चन समझ में आया इसका 1 मोल रिएक्ट करता है इसके हाफ मोल से तो इतनी एनर्जी लिबरेट होती है। इसका 1 मोल अगर इसके 2 मोल से रिएक्ट करे तो इतनी एनर्जी लिबरेट होती है। अब आप कह रहे हो कि 140 किलो कैलोरीज गिवन है जिससे मुझे कैलकुलेट करना है इनका डाटा
ठीक है ना, एनर्जी से कोरिलेट करता हूं ना। मैं क्या करूंगा, इसका आपने टोटल 1 मोल ले रखा है और इसको आपने एक्सेस बता रखा है, ठीक। अब एक्सेस में से कितना रिएक्ट किया वो निकालना है मुझे। तो आपने ये तो कहा ना कि इसका 1 मोल कंप्लीटली रिएक्ट किया, इसका एक्सेस कंप्लीटली थोड़ी रिएक्ट कर सकता है, अपन को क्या पता कितना लिया, ये तो बता सकता हूं ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, अगर इन दोनों रिएक्शन में ही इसका 1 मोल रिएक्ट करना है तो अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट पड़ा हुआ है दो रिएक्शन से, ये कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, 1 मोल में से ना फर्स्ट रिएक्शन में इसके x मोल रिएक्ट करवा देते हैं और इसके 1 माइनस एक्स। पता चल गया अपन को क्या कर रहे हैं अपन। अब अपन कहेंगे देखो भाई, मुझे ये पता है इसका तो एक्सेस में अपन को कुछ पता नहीं, अपन को अगर कैलकुलेट करना है तो अपन ऐसे जरूर बोल सकते हैं, इसका 1 मोल हाफ मोल से रिएक्ट करेगा तो इसका x मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा, x/2 मोल से। इसका 1 माइनस एक्स किससे रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा तो इसका 1 माइनस एक्स डबल मोल से रिएक्ट करेगा। लेकिन क्वेश्चन में मुझे यही तो बताना है कि इन दोनों का सम कितना होगा, तो एक्स तो बताओ कैसे कैलकुलेट करें। एक्स आ गया तो वो तो हम खुद ही बता देंगे कि B2 का कितना मोल्स आया। तो एक्स कैलकुलेट करो, तो अपन कहेंगे एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपन कहेंगे भाई ठीक है, अभी अपन को इसकी जरूरत नहीं थी, अपन बाद में लिख सकते थे, क्योंकि बी के बारे में मुझे कोई डाटा गिवन ही नहीं, वो तो एक्सेस में है, वो तो पूछा है मुझसे, मतलब ये कोई डाटा अपन के पास है ही नहीं। ये डाटा से देखते हैं। आपने कहा अगर 1 मोल इसके हाफ मोल से, 1 मोल ऑफ ए इसके हाफ मोल से रिएक्ट करेगा तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, 100। ठीक है भाई, मतलब इसका 1 मोल से 100 किलो कैलोरीज लिबरेट होता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन में इसका x मोल रिएक्ट करूं तो ठीक है भाई, 1 मोल से अगर 100 आएगा तो x मोल से 100x आएगा। भाई अगर x का वैल्यू 2 होता तो अपन कहते हैं अच्छा 1 मोल से 100 लिबरेट होता है तो 2 मोल से 200 लिबरेट होगा, ये तो करेंगे ना। तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, जितने मोल्स गिवन होंगे मुझे। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, मोल्स ऑफ, मैं ऐसे लिख लेता हूं एनर्जी लिबरेटेड। अब मैं क्या करने वाला हूं ना, ज्यादा अपन ना लिखें उसमें, ये करते हैं अपन ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई इसके एक्स मोल से कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, इसके 1 माइनस एक्स से कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। इसके मैं सोच रहा हूं उसको वर्ड्स में लिखो आप, तो फिर अपन वो लेंथी मेथड करना शुरू कर दिया। तो अपन ने कहा भाई देखो, इसके एक्स मोल से कितनी एनर्जी लिबरेट हुई, 100x, और इसके 1 माइनस से कितनी एनर्जी लिबरेट हुई, 200 इंटू 1 माइनस। भाई अगर इसका 1 मोल होता तो 200 होता है ना, तो 1 माइनस एक्स से कितना लिबरेट होगा, 200 इंटू 1 माइनस। तो मैं यहां पर लिखना चाह रहा था energy liberated from x moles of A plus energy liberated from 1 minus x moles of A 200 इज इक्वल टू टोटल कितना दे रखा है अपन को, कि जब इसका टोटल x मोल, इसका टोटल 1 मोल रिएक्ट करता है इसके एक्सेस मोल से, तो टोटल कितनी एनर्जी लिबरेट होती है, तो अपन बोलते हैं 1। लो भाई अपना x आ गया, अगर x आ गया तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके बता देंगे टोटल मोल्स ऑफ B कितना यूज हुआ होगा, है ना, बड़ा इजी। अगर अपन लिखेंगे ज्यादा तो अपन को लगेगा अरे यार बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या पूछा है, इसमें पूछा कुछ भी नहीं है, इसमें बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा। हमें पेपर पे लिख के पहले क्वेश्चन को समझना है, अगर क्वेश्चन समझ में आएगा आपका सोल्यूशन बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। तो इसका x 100x आया, इसका 200 माइनस एक्स, तो आप अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही कर लो है ना। तो 100 और 200 है तो माइनस 100x आ गया, 140 में से 200 माइनस किया तो 60x आ गया, तो x विल बी इक्वल टू, कैंसिल कर लेते हैं ये, 60/100 मतलब 5x आ गया। लो भाई बता देते हैं इसके टोटल, ये इधर 0.6/2 0.3 मोल्स हो गया, 0.4 इंटू 2 0.8 हो गया, 0.8 प्लस 0.8 0.6 0.3 कितना है आपके पास 1.1 हो गया। समझ में आया, तो आप कैलकुलेट करके
सो दैट विल बी द आंसर। और बाकी आप इसमें और सॉल्व कर सकते हो अप टू क्वेश्चन नंबर 14 तक जा सकते हैं आप इसमें। अब लेकिन अपन आगे थोड़ा पढ़ेंगे, है ना, कंसंट्रेशन टर्म थोड़ा पढ़ेंगे अपन। तो आप फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हो नेक्स्ट वीक में। और बाकी जिन्होंने नहीं किया है क्वेश्चन, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं ना जिनको लगता है ना कि यार मैं क्यों सॉल्व करूं, मैं मुझसे नहीं बन रहा है, मुझसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप सारे क्वेश्चन पूछो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर आपको लगता है कि नहीं सर अभी ना मुझे ऐसे थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप क्या करो, जिसको बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा वो ये कर सकता है, क्योंकि एकदम नहीं आता है ऐसे अपन से, एकदम सभी बच्चों से थोड़ी आता है। अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3, बस ये दोनों करो आप, 2 को छोड़ दो आप अगर आपको टफ लग रहा है। 2 आप जब आपके पास टाइम होगा ना थोड़ा, और जब थोड़ा सा अपन ना मैच्योर्ड हो जाएंगे तो और इजीली अपन को समझ में आएगा। ठीक है। और मोस्टली मतलब जो बच्चा मतलब जो स्टूडेंट्स बीच में ज्वाइन करते हैं उनको थोड़ा सा टफ जाता है, बाकी जो इनिशियली पढ़ रहे हैं उनको पता है इसमें से ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता जो अपन ने नहीं किया। और वो लोग भी तब सॉल्व कर लेंगे जब उनका बैकअप क्लास कंप्लीट हो जाएगा, तब उनको भी सॉल्व करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उनको लगेगा पता नहीं यार नंबर्स नंबर्स ही होते हैं, कुछ मतलब थ्योरी व्योरी है ही नहीं, तो उसमें कंसेप्ट ही होते हैं, इसलिए उनको लग सकता है, बाकी को तो सॉल्व करना चाहिए। चलो अपन कंसंट्रेशन टर्म में मोलारिटी की बात कर रहे थे, मोलारिटी डिस्कस कर रहे थे, और अपन चेक कर रहे थे अपन ने क्या कैलकुलेट किया था। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सर थोड़ा नीचे एक मिनट मैं देख लिया था उसको। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और लास्ट टाइम अपन ने लिखा था कि भाई मोलारिटी इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम एन एम। ये मोलारिटी अपन ने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला ऑफ द मोलारिटी लास्ट टाइम जो अपन ने लिखा। तो ठीक है, अपन को पता है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलवेज अ नंबर ऑफ। तो ये नंबर ऑफ मोल्स अपन किसी भी सब्सटेंस के ले सकते हैं और उसको 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द मोलारिटी। मैंने आपको बताया था मोलारिटी मींस कंसंट्रेशन, है ना, मोलारिटी मींस कंसंट्रेशन, मींस कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अगर अपन ने कोई सब्सटेंस ले लिया तो जनरली अपन क्या करते हैं कि भाई शुगर सोल्यूशन से इसलिए अपन कंसेप्ट बनाते हैं क्योंकि अपन को पता है शुगर सोल्यूशन क्या होता है ना। इधर अपन ने 100 ml ऑफ वाटर ले लिया था और अपन ने एक बात लिखा हुआ था कि भाई अगर इसमें आप 20 ग्राम ऑफ शुगर ऐड करोगे तो ये जो वाटर है, ये जो सोल्यूशन बनेगा, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा। तो अपन ने क्या कैलकुलेट किया था, भाई मोलारिटी पूछ रहे हो आप, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी पूछ रहे हो आप। तो अपन ने कहा भाई इधर 20 ग्राम शुगर हो गया वेट इन ग्राम, और शुगर का मॉलिक्यूलर मास मतलब सुक्रोज होता है C22H11, राइट ना, C12H22O11, तो 342 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1000 और वॉल्यूम कितना गिवन था अपन को, वॉल्यूम गिवन है 500 ml। ये इसका अपने पास मोलारिटी आ गया, कंसंट्रेशन तो अपन ने बता दिया भाई मेरे पास कंसंट्रेशन 40/342 आ गया, वो कैलकुलेट करके अपन लिखते हैं, राइट। ठीक है, अब अपन को ये पता था कि जो ये वाटर अपन ने ये सोल्यूशन बनाया, अब आपकी मर्जी, आप इसमें मतलब मेरी मर्जी, मैं कहूंगा नहीं मैं तो, आपने शुगर सोल्यूशन बनाया, मैं तो ना KMnO4 सोल्यूशन बनाऊंगा, यहाँ पर मैं 200 ml वाटर लूंगा और इसमें ना मैं 1.58 ग्राम ऑफ KMnO4 ऐड करूंगा, मेरी मर्जी, मैं तो इस टाइप का कोई कंपाउंड ऐड करूंगा और मीठा पानी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इसका मोलारिटी बता देता हूँ। इसका मोलारिटी हो जाएगा, कितना ग्राम ऐड किया आपने 1.58, उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया 39, 55 और
64 टोटल, तो 158 आया, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय कितना लिया आपने, 200 लिया। ठीक है, मेरा आंसर आ गया। कैंसिल हो जाएगा, 100 नीचे लाके पर कैंसिल। तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, आप मुझे इससे कंसेप्ट समझा दो। बाकी मुझे ये पता है कि भाई किसी भी सब्सटेंस को ऐड करोगे मैं उसका कंसंट्रेशन तो मोलारिटी से ही बताऊं। समझ में आया? ठीक है ना, इससे कंसेप्ट समझने में अपन को थोड़ा सा लगेगा अपन कोई बहुत बढ़िया नई चीज पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं। बस मुझे आज तक ये नहीं पता था कि जो हम शुगर मीठा पानी बनाएंगे उसका कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे। भाई हम एप्पल तो खाते हैं लेकिन उसके इंग्रेडिएंट नहीं पता ना अपन को, और एग्जाम में पूछते हैं अपन से, बताओ एप्पल में कौन सा एसिड होता है, तो अपन ने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो खाने से मतलब था, पेट भर गया अपना काम हो गया, उसमें क्या था हमें क्या पता। लेकिन मेरे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे कि भाई हमको जितना ज्यादा हो सके आप डेली लाइफ से कोरिलेट करते हो, राइट ना। तो अपन डेली लाइफ से कोरिलेट करके कंसेप्ट तो अच्छे बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपको ही करना, क्योंकि एग्जाम में फिर अपन से कैलकुलेशन पूछेंगे, तो वो 33% पार्ट जो है ना कैलकुलेशन का, प्रैक्टिस वाला पार्ट, वो आपको करना है। और उसमें भी कंसेप्ट तो अपन एकदम क्लियर बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अगर केमनाफोर से बताता ना मैं इसको आपको, तो आपको लगता है यार केमनाफोर होता क्या है, पहले तो यही बताओ आप। पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, फिर उसके सोल्यूशन की मुझे जरूरत क्या है ये बताओ आप, और हम क्यों पढ़े उसको। मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें अपन को समझ में आ गया, अरे यार पानी में अगर शुगर डालोगे मीठा हो जाने वाला है, पीने में मजा आएगा। ठीक है, तो अब अपन आगे देख लेते हैं। अब देख, एक बात अपन को पता है, अगर मान ले मैंने एक जग में ये शुगर सोल्यूशन बना, अगर इसमें आपने पानी और डाला तो कम मीठा हो जाएगा, मतलब आप उसे डाइल्यूट कर दो, तो डाइल्यूशन हो गया ना फिर तो। इसका मतलब है डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होना ही चाहिए। अब ये शुगर उतना ही है, ये तो कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है भाई, मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट ही रहता है। अब इसको थोड़ी चेंज कर लोगे आप 342 इसका, ये कांस्टेंट है इसमें, ये कांस्टेंट है, चेंज क्या हो सकता है, या तो आप ये चेंज कर सकते हो या ये चेंज कर सकते हो। आपने डाइल्यूशन करने के लिए पानी डाल दिया, मतलब इसको बढ़ा दिया, मैं इसको कम कर दूंगा, यूनिवर्सली लिखा हुआ है ना। मतलब पानी डालने से कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मोलारिटी कम हो जाएगी। ओके, सो ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख भी लेते हैं अपन, ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन डिक्रीज। अब लेकिन अपन इससे अच्छा तो ये डिस्कस कर सकते हैं अपन, बताओ इसको अगर मैं और वाटर डालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर पे क्या फर्क पड़ेगा, शुगर पे मोल्स पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, मोल्स होता है ये वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो पानी अगर आपने डाला तो ये चेंज हुआ ना, तो ये चेंज कर दो, इस पे क्यों फर्क पड़ेगा भाई। 20 ग्राम तो शुगर रहेगा, पानी कितना भी डाल दो उसमें, मीठा कम हो जाएगा, शुगर का मास थोड़ी कम हो जाएगा। सो अपन क्या लिखेंगे, अपन कहेंगे अच्छा अच्छा, सोल्यूशन का डाइल्यूशन करने से उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, मोल्स चेंज नहीं होते। मोल्स और कंसंट्रेशन में डिफरेंस है? मोल्स सिर्फ इतना पार्ट है, कंसंट्रेशन में 1000 बाय वॉल्यूम एन एमएल भी लिखना होता है, दोनों में डिफरेंस है। आप मोल्स बोल रहे हो या मोलर बोल रहे हो, मोलैरिटी बोल रहे हो या मोल्स बोल रहे हो, दोनों में को अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बताओ, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। मोल्स लिखोगे तो मोलैरिटी के बराबर होना तभी पॉसिबल है जब आप 1 लीटर सोल्यूशन लोगे, मोल्स और मोलैरिटी। अगर आप मोल्स को बोलो कि 1000 ml में है तो मैं मोलैरिटी का इक्वल अज्यूम कर लूंगा, लेकिन अगर वॉल्यूम डिफरेंट है तो मैं मोल्स और मोलैरिटी को इक्वल नहीं कहूंगा कभी। क्या लिखे अपन, ऑन डाइल्यूशन concentration decreases but the number of moles of solute remains same.
ठीक है भाई। डाइल्यूशन से अपन को ये पता चल गया कि जब अपन इसका डाइल्यूशन करेंगे, पानी ऐड करेंगे इसमें, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा लेकिन नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होगा। काफी इंपॉर्टेंट हो गया फिर तो अपने लिए। इससे अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो रिएक्शन में मोल्स ही इक्वेट करने होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी इक्वेट करना सिखाया आज तक आपने। मुझे तो मोल से ही डील करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा पार्ट चलते, हमें ये पता चल गया कि डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और मोल्स उतने ही रहेंगे। अब मान लेते हैं अपन कि जैसे मैंने ये शुगर सॉल्यूशन बनाया, अब फिर से बनने एक जग में पानी ले लिया और 20 ग्राम शुगर डाल दिया, बन गया अपने पास कॉन्सेंट्रेशन, नया कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने सपोज करते हैं कि इसका रसना बना दिया, ठीक है, और मैंने इस रसना को 4 ग्लास में डिवाइड कर दिया, ये 4 ग्लास में कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ठीक है भाई, 500 ml था, इक्वल फिल किया ना सबको। हाँ, वो इक्वल नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे कर डाल देते हैं, इक्वल कर लेते हैं, मान लेते हैं सब में 125 125 125 125 ml सब में डाल दिया। तो अब बताओ, इनमें से चारों ग्लास में से जो अपन ने इसको इसमें ऐड किया अलग अलग पार्ट में, बताओ किस में ज्यादा मीठा होगा, कौन सा ग्लास ज्यादा मीठा होगा, किस में ज्यादा मीठा ग्लास मिलेगा अपन को? तो अपन कहेंगे अच्छा ऐसे थोड़ी होता है, आपने तो एक जग में बनाया था, आपने अलग अलग ऐड किया उसको ग्लास में, तो सब में कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम डिफरेंट होगा। अच्छा, इसका मतलब है किसी सॉल्यूशन को डिवाइड करने से दो पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, वॉल्यूम अलग अलग हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे अपन, भाई कंसंट्रेशन चेंज क्यों नहीं हो रहा, वॉल्यूम तो 125 ml हो गया सब में, इसमें 125 ml हो गया, इसमें 125 ml हो गया, इसमें भी 125 ml हो गया, और इसमें भी 125 ml हो गया। तो फिर अपन कहेंगे अरे भाई, आपने जो शुगर ऐड किया था पानी में वो होमोजीनियस मिक्सचर बना था, घुल गया था वो, राइट। अब उस मिक्सचर को जब आपने अलग अलग डिवाइड किया 4 ग्लास में, तो सभी ग्लासेस में 5 ग्राम शुगर चला गया, 5 ग्राम शुगर चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं ये मान लूं कि भाई जो 4 ग्लास रखे हैं वो इनमें से हर एक ग्लास में 5 ग्राम शुगर है, अगर वॉल्यूम इक्वल आपने इसका ऐड किया उनमें, तो बिल्कुल कर लो, बिल्कुल कर लो। तो अच्छा, मैं ये बोल सकता हूं फिर कि अब इसके अंदर जो मोल्स हैं वो 5/342, बिल्कुल होंगे। भाई पहले कितने थे, सबको इस एक साथ डाल दो, फिर 20/342 हो गया, अभी क्या हो गया, 5/342। तो अपन कहेंगे अच्छा, किसी भी सॉल्यूशन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने से कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, वो ग्लास में तो सभी में मीठे तो एक जैसे होंगे सारे के सारे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होंगे सब में। आपने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया ये बताओ पहले, तो अपन कहेंगे 4 पार्ट में, तो ठीक है, हर एक में 1/4 मोल्स हो गए। पहले 20/342 था, अब 5/342। अगर सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करते तो अपन कहते दोनों पार्ट में कंसंट्रेशन सेम होता, एक तरफ 10 ग्राम शुगर होता, दूसरी तरफ 10 ग्राम शुगर होता, मतलब मोल्स आधे आधे हो जाते दोनों। अच्छा, फिर तो मेरा कंसेप्ट बन गया, फिर तो मेरे लिए बड़ा इजी हो गया। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई ऑन डिवाइडिंग द solution in different parts, concentration remains same but the moles changes। अब वो चेंजेस मैं इसलिए लिख रहा हूं कि भाई आप बता दो कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। आप 4 में डिवाइड किए, मैंने 1/4 कर देना है सभी में। आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, 1/2 कर देना है, दोनों में हाफ ऑफ मोल्स कर दूंगा। Different parts, so on dividing a solution in different parts, then concentration remains same, but number of moles changes.
तो इसमें ना नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग कि भाई आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया, उससे अपन चेंज कर। ठीक है, चलो ये तो बड़ा इजी था, कॉन्सेंट्रेशन पार्ट तो, है ना, मोलारिटी वाला पार्ट। अब आप शुगर की जगह NaOH ले लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, H2SO4 ले लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले में आपने लिखा ये नंबर ऑफ मोल्स है, अपन को पता है एक्चुअली, लास्ट टाइम भी थोड़ा डिस्कस किया था मैंने। अपन क्या करेंगे भाई, ठीक है, फॉर्मूला ही तो है ना मोलारिटी का, मोल्स पर लीटर लिखना था आपने, और मैंने बताया था ये 1000 कैसे आ जाते हैं, ये फॉर्मूला है। अब अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिख सकते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम एंड ml डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू हो गया वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाँ लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, आपने रीअरेंज ही तो किया थोड़ा सा फॉर्मूला, लेकिन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, लिख दो नंबर ऑफ मोल्स, हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिफरेंट तरीके बताए थे, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट एक तरीका बताया आपने, दूसरा तरीका आपने बताया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये बताया आपने, बिल्कुल बताया। फिर आपने मुझे बताया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका, दैट इज वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय आपने 22.4 किया, ये भी बताया आपने, ये भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका है। अब आज आप एक नया तरीका बता रहे हो कि अगर मुझे किसी सॉल्यूशन का मोलारिटी गिवन है और वो कितने वॉल्यूम में बनाया है, तो भी मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स बता सकता हूं। आप मुझे ये दे दो कि मैंने शुगर सॉल्यूशन 0.5 मोलर का बनाया है 200 ml में, ठीक है, तो 0.5 मोलर है और 200 ml है, बता देता हूं अभी आपको कि कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसके। ठीक है भाई, और अपन को पता है नंबर ऑफ मोल्स जब अपन कैलकुलेट करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में हमेशा कांस्टेंट होता है, उनको सिर्फ न्यूमरेटर देखना होता है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे लिख लूं, ये नंबर ऑफ मोल्स है अपने पास, है ना। अब अगर अपन को ना किसी मोल्स में मिली मोल्स वर्ड यूज करना है, तो अपन कहेंगे कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई आप कहोगे लीटर है मेरा, मैं चाहता हूं कि इसको ना मिलीलीटर बना दो, तो बनाओ ना, किसने कहा नहीं बनाओ, लो भाई मिलीलीटर हो गया, अब बस इसको 10⁻³ लिख लो तो हो गया मिलीलीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं ऐसे कर लेता हूं, मैं इस पार्ट को, ये वाले पार्ट तो अपन को पता है, बस ये नया पार्ट है अपन को पता चल गया। तो मैं क्या करूंगा, मोल्स होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या होता है, मोल्स। मैं चाहता हूं इसको ना मिली मोल्स लिख लो, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 1000 से, अभी तो बताया आपने, इजिकल टू मिली मोल्स। अच्छा, मतलब वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा तो मिली मोल्स है। हाँ, तो फिर इसका मतलब है मिली मोल्स ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है भाई, यहां आपने यही तो कर दिया, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट था, तो आप मोल्स बोल रहे थे, मैंने इस 1000 को उधर लिख दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिली मोल्स में। इसका मतलब मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 इज नंबर ऑफ मिली मोल्स। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है 1000 कांस्टेंट था, तो अगर मुझे मिली मोल से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ठीक है भाई, मुझे मिली मोल्स के बारे में पता चल गया कि मिली मोल्स होता क्या है। अब मैं क्या करूंगा, अब डाइल्यूशन की बात करते हैं, ऑन डाइल्यूशन। अब देखना भाई, आपने क्या कहा, ऑन डाइल्यूशन, मैं इसको हटा लेता हूं, इसको ऐसे कर लेते हैं भाई, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन मोल्स, मिली मोल्स,
moles and millimoles do not change, but concentration changes. Concentration changes. ठीक है भाई, अगर मोल्स और मिलीमोल्स नहीं चेंज होते हैं तो चलो देख लेते हैं उससे हमें फायदा क्या। अपन ऐसे करते हैं, मैंने क्या किया, मेरे पास 500 ml वाटर 200 ml कर लेता हूं, और इसमें मैंने ना सपोज करते हैं कि इसमें फिर शुगर ही ले लेता हूं ताकि अपन को मीठा पानी दिखे। 20 ग्राम शुगर ऐड करता हूं। भाई यह तो पानी आपने कम लिया, मतलब ज्यादा मीठा बनने वाला है पिछले वाले से। बिल्कुल। अब अपन क्या करेंगे, अपन इसमें लिख लेते हैं इसके भाई मोल्स कितने हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसके मोल्स अगर चाहिए मुझे तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई। कैसे? इसके मोल्स हो गए, मोलारिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 20/342 तो इसके मोल्स हो गए, और मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 500 कर लो तो इसकी मोलारिटी हो जाएगी। मोल्स हो गए। अब मैं क्या चाहता हूं कि अगर मुझे इसके मोल्स गिवन है, अब मैं इसमें वाटर ऐड करना चाहता हूं, तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें ना ये 200 था, सॉरी, क्योंकि अपन ने इस बार 200 लिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसमें ना अपन पानी डाल देते हैं। कितना? सपोज करते हैं 200 ml वाटर इज एड। अब अगर मान लो 200 ml वाटर ऐड करोगे तो अरे भाई, अगर आप इसमें पहले 200 ml था और 200 ml वाटर और ऐड करोगे तो ये तो डाइल्यूशन आपने, मतलब जो मीठा था इसमें, वो मीठा जो होगा, स्वीटनेस जो होगी वो तो आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले 200 ml वाटर में आपने 20 ग्राम ऐड किया था, अब आपने उसको 400 बना दिया पानी को। अच्छा, मतलब इसका कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अपन कहेंगे अच्छा कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। मेरे पास इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसको अपन ना M1 ले लेते हैं। इसका कंसंट्रेशन जो भी आएगा उसको M1 कर देते हैं। ठीक है, अपन ने कहा ठीक है भाई। तो अपन क्या करेंगे कि अपन को एक बार पता है, ये तो आपने साफ साफ लिखा ही हुआ है कि जब अपने पास कोई सोल्यूशन होता है और उसमें वाटर ऐड करें या डाइल्यूशन करें उसका, तो उसमें मोल्स चेंज नहीं होते। चेंज क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन को पूछा गया कि अगर इसमें 200 ml वाटर में अगर 20 ग्राम शुगर ऐड करेंगे तो M1 मोलारिटी आई, कॉन्सेंट्रेशन। तो बताओ 200 ml वाटर इसमें ऐड करेंगे तो अब कितना हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन? अपन कहेंगे आधा हो जाएगा। भाई आपने पानी डबल कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन आधा कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। अब मैंने तुमसे कहा अच्छा बताओ, अब बताओ कितना हो जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, मतलब इसमें रेशियो तो बना ही सकते हैं अपन, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मतलब मैं डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये 200 था, अगर 200 आप और ऐड करते तो बोल देता कि जितना कंसंट्रेशन था उसका आधा हो गया। तो फिर 300 ऐड करने से क्या होगा? तो अपन कहेंगे अब मुझे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अपन कहेंगे देखो मुझे पता है कि डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन तो चेंज होता है, वही आप पूछ रहे हो कितना कंसंट्रेशन हो गया, लेकिन मोल्स चेंज नहीं होते। तो मोल्स बता दो, क्योंकि मोल्स चेंज नहीं होते तो ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन मोल्स चेक कर लो और आफ्टर डाइल्यूशन मोल्स चेक कर लेना, उसको कैलकुलेट कर लेता है। हाँ, ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई। अपन को क्या करना है, डाइल्यूशन पे अपन से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू, क्योंकि मोल्स तो चेंज नहीं होते, मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। अब अपन को एक बात पता है, आप कॉन्सेंट्रेशन और वाटर की बात कर रहे हैं डाइल्यूशन में, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता तो है कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम को कैसे कोरिलेट करते हैं। मैं क्या करता हूं, m into v डिवाइड बाय 1000, दिस इज मोल्स। तो बिफोर डाइल्यूशन अपन क्या ले लेते हैं, ये m1 v1 कि भाई m1 मोलारिटी थी बिफोर डाइल्यूशन और वॉल्यूम v1 था बिफोर डाइल्यूशन। अब अपन को पता है मोल्स तो ऐसे ही लिखोगे आप, m into v upon 1000 ये लिखोगे ना आप।
तो अपन क्या करेंगे, आफ्टर डाइल्यूशन क्या लिख दें उसको, इसको ना अलग बना दो 2 और 2। अब अपन क्या करेंगे, ये M1 है और अपने पास V1 कितना था 200 ml। आपने मुझसे M2 पूछा है, जो वॉल्यूम कितना हो जाए V2 कितना हो जाएगा 300 और ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 500 ml। तो आपको कंसंट्रेशन कितने वॉल्यूम में बताना है, 500 ml में बता देता हूं। क्या करूंगा, 1000 तो कैंसिल हो रहा है, हाँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, लिख लेता मिलीमोल्स बिफोर डाइल्यूशन, मिलीमोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। तो 1000 क्यों लेके चल रहा है, तो कैंसिल हो ही जाना है दोनों तरफ। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 कर देते हैं, तो अपने पास एक छोटा सा फॉर्मूला भी हो जाएगा, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 से कैलकुलेट कर लूंगा। तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, और अपन को पता है M1 V1 मतलब बिफोर डाइल्यूशन, M2 V2 मतलब आफ्टर डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अपन क्या करेंगे, अपन को वैल्यूज गिवन है, बस आपको ये पूछा है, ये तो M1 में कैलकुलेट कर ही लूंगा क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन में इनिशियली 200 ml में जो 20 ग्राम ऐड किया था उससे मुझे पता चल जाएगा। तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये अपने लिए कंसेप्ट हो गया कि भाई अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो मुझे क्या कर देना चाहिए। अब अपन थोड़ा सा छोटा छोटा न्यूमेरिकल और कंसेप्ट्स, एक तो डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट था जो मतलब बड़ा इजी था, अपन उसे लिख सकते हैं M1 V1 से, कुछ क्वेश्चंस डाइल्यूशन से रिलेटेड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आप मुझे मोलारिटी में और कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ना, मैंने क्वेश्चन लिखा कैलकुलेट द, एक अपन एग्जांपल लिख लेते हैं ऐसे, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ, है ना, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ solution in which 2 gram of NaOH is present in 200 ml of solution। ठीक है भाई, 200 ml ऑफ सोल्यूशन आपने दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, वेट मुझे गिवन, वेट ऑफ NaOH ग्राम्स में 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट अपन को पता है, सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16 और H1 40 ग्राम। वॉल्यूम आपने दे रखा है मुझे 200 ml, तो कंसंट्रेशन आपने पूछा है मतलब मोलारिटी, तो अपन कहेंगे भाई मोलारिटी विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं और डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देते हैं। क्या आ गया अपने पास, ये आपने 2 दे रखा है, ये 40 है इंटू 1000 और डिवाइड बाय 200 दे रखा है आपने, मतलब मेरे पास आ गया ये 10 बाय 40 1 बाय 4 0.25 मोलारिटी आ गया मेरे पास। ये लो भाई आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, तो कर लेंगे, ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब मुझसे पूछा गया दूसरे क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 2 ले लेता हूं, कैलकुलेट द वेट ऑफ Na2CO3, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट द वेट ऑफ Na2CO3 must be added in 100 ml of water so that its concentration is 0.15 मोलर। ठीक है भाई, 15 मोलर चाहिए आपको कंसंट्रेशन, तो आंसर लिखते हैं अपन। इस बार आपने मोलारिटी मुझे दे रखा है 0.15 मोलर, आपने वेट इन ग्राम पूछा है, आपने वॉल्यूम मुझे दे रखा है 100 ml, और आपने मॉलिक्यूलर वेट उसका दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा क्या अपन को पता होगा, 2 सोडियम 1 कार्बोनेट, कार्बोनेट 60 2 सोडियम 46, तो कितना हो गया अपने पास 106 ग्राम।
ठीक है, मोलारिटी आपने दे ही रखा है इस बार। तो वेट आपने पूछा है, मॉलिक्यूलर मास 106 है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करता हूँ, डिवाइड बाय 100 करता हूँ। ये आपने 0.1015 गिवन है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 106 और डिवाइड कर देता हूँ किससे, 10 से। ये लो भाई, तो क्या करें अपन इसको ऐसे कर देते हैं, 15 इंटू 106 डिवाइड कर देता हूँ मैं वो 1000 से। ये लो भाई, 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 15 इंटू 100, 1500 हो गया, 15 इंटू 6 1690, तो अपने पास आ गया 1590, ऑलमोस्ट 1600 के आसपास, तो अपने पास आ गया। डिवाइड बाय 1000, लो भाई 1.59 ग्राम आ गया, इतना ऐड कर लो। तो कैलकुलेशन मतलब आप कर लिया करो, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी कर दूंगा, बट मैं 100% आपको फोकस करूंगा कि भाई अपन कंसेप्ट कैसे सीख लें, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना भी और करना, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म था अपने पास। अब मोलैरिटी समझ में आ गया भाई, कैसे आप मोलैरिटी में क्या कर सकते हो, आप ये कैलकुलेट करवा सकते हो, ये कैलकुलेट करवा सकते हो, ये दे सकते हो, ये दोनों तो कांस्टेंट है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। आप दे दो कि हमने 2 ग्राम ऑफ H2SO4 ऐड किया है टू फॉर्म 0.1 मोलर इन 500 ml, तो इनमें से थोड़ी पूछ सकते हो आप, बाकी तो दे ही दिया आपने, क्या पूछोगे, ये तो कांस्टेंट होता है। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास थोड़ी पूछ लोगे, तो मुझे पता है कितना होता है, किसी का मॉलिक्यूलर मास थोड़ी चेंज होता है उसके कैलकुलेशन से, राइट है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हम जैसे अपन को, या फिर अपन ऐसे भी यूज कर सकते हैं ना, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर, एक ही बात है, नंबर ऑफ मोल्स। भाई आपने रीअरेंज करके ही तो लिखा था इसको, आप मुझे ये ये और यही तो पूछ सकते हो, ये दोनों तो कांस्टेंट है, मोल्स में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस बार आपने यहाँ पर क्या पूछा था मुझसे, मोलारिटी पूछा था, वॉल्यूम और वेट दिया था। इस बार आपने यहाँ पर क्या किया, मोलारिटी दे दिया और वॉल्यूम दे दिया, वेट पूछ लिया। अब आप मुझसे क्या पूछ सकते हो, मोलारिटी दे दो, वेट दे दो, मैं वॉल्यूम बता देता हूँ कितने में डिसॉल्व किया होगा, सो दैट कि इतना कॉन्सेंट्रेशन आया, इसको डिसॉल्व करके कितना वॉल्यूम में डिसॉल्व किया। तो उस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हो आप एग्जाम्पल में, कि भाई मान लो मैंने आपसे कहा कि सपोज करते हैं अपन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज, सपोज करते हैं, is dissolved in water, is dissolved in water to get 0.1 molar solution। ये कैपिटल M जो होता है ना, ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसका कैपिटल M का मतलब मोल्स पर लीटर, वो अंडरस्टूड है। कैपिटल M लिखोगे तो वो मोलर, M भी लिख सकता हूँ कैपिटल M, या मोलर भी लिख सकता हूँ, मोल्स पर लीटर ही होता है वो, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, कर दूंगा। कैसे, मोलारिटी आपने दे रखी, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आपने मोलारिटी तो मुझे दे ही रखा है, कितना, 0.1, 4.9 डिवाइडेड बाय 98 मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 वॉल्यूम इन ml पूछा है, बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा, अपन कैलकुलेट करके बता देंगे उसको, राइट। तो इस टाइप से हम मोलारिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें, अब हम अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो मोलारिटी अपन किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे वो देखना पड़ेगा अपन को। यहाँ तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे भाई, जो अननोन क्वांटिटी थी उसमें से कैलकुलेशन अपन ने कर लिया। अब जो और पूछ सकते हैं वो मिक्सचर के लिए पूछ सकते हैं अपन से, कि अगर हम दो सोल्यूशन को मिक्स करेंगे, जैसे अपन ने एक बार मैंने 20 ग्राम ऐड किया एक ग्लास में, शुगर ऐड किया एक ग्लास में, और दूसरा ग्लास मैंने लिया उसमें वाटर दोनों में सेम है, लेकिन इसमें मैंने 30 ग्राम शुगर ऐड किया, तो दोनों का अलग अलग हो गया ना कॉन्सेंट्रेशन। उन दोनों को अगर मिक्स करोगे तो फिर अपन को कॉमन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा,
वो कॉमन कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा अपना बना रखेंगे। तो अभी अपन यही रुक जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, होमवर्क के लिए आप एक बार फिर से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, जो मैंने पहले होमवर्क दिया था उन्हीं क्वेश्चंस को आप फिर से सॉल्व करो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। आपको डीपीपी मिल गया? आपको डीपीपी मिला? नहीं सर। नहीं मिला, ठीक है, मैं अभी एक बार को पूछ लेता है ना, नहीं तो अपन सॉफ्ट कॉपी अपन ले लेंगे अभी, और बाद में मेरे ख्याल से अकबर मेरे आज या कल में देगा आपको डीपीपी, तो मैं पूछ लेता हूँ कैसे। नहीं तो आप जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस है वो सॉल्व करें, और जिनका बैकअप क्लास चल रहा है वो जो बैकअप वाला पार्ट है उनके क्वेश्चन सॉल्व करें, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के, उसके डाउट आप पूछ सकते हैं, पर डाउट उसको डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल बैकअप क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल होगा, राइट ना। पहले वो मूल कंसेप्ट मतलब एक साथ कंप्लीट करके फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी डाउट वो होगा बैकअप। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय।